ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, क्योंकि जो वीडियो में होता है, यूट्यूब में होता है, वो ओवरव्यू होता है ना। तो हमें बैकएंड में बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, ताकि हमें आगे चल के एरर ना आए और हम विदाउट एनी हेजिटेशन कर सके। वैसे तो आपने यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा हुआ है, तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा पता है, बट फिर भी मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज मी, कोमल, SAP FIMM कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट के रूप में मैंने काम किया है। 8 साल का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है एज एडवाइजर, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड SAP कैपेबिलिटीज पे मैं काम करती हूँ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस पे मैंने काम किया है। बिजनेस ग्रोथ की ड्राइव में मैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे हेल्प करती हूँ। एंड मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिनमें इन्वॉल्व है डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग। SAP बेस्ड ERP सॉल्यूशन पे मैंने काम किया है, जैसे ECC पे भी मैंने काम किया है, हाना पे भी मैंने काम किया है, एंड अब लेटेस्ट में NWBC यानी कि फ्यूरी पे भी मैं काम कर रही हूँ। एंड कम्प्लीटली मेरा इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड है, जिसमें मेरा FIMM, SD एंड PP चारों स्ट्रीम में मेरी एक्सपर्टीज है। अभी मैंने कुछ लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स भी डन किए हैं। प्रोजेक्ट्स मैंने इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट के रूप में काम किया है। सो अभी एज ए टेक्निकल पर्सन मैं अकाउंट्स एक्सपर्ट पे जुड़ी हूँ। तो मेरा अभी ये एज ए ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अभी लेटेस्ट चल रहा है, जो कि आपने वीडियोस में देखा है। अभी फिलहाल मैं आपको MM का कंप्लीट कोर्स, जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी आगे की 2 मंथ की, वो मेरे अंडर ही कवर होगी। ओके, सो हम कंप्लीटली ट्रेनिंग पे चलते हैं। और अभी हमारा 8 मिनट वेस्ट हो गया है। अब हम फर्दर आगे टेक्निकली चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। आपको कोई भी डाउट आता है, आपको जैसे कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप उसी टाइम मुझे बता देंगे और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पूरी ट्रेनिंग। और एक चीज याद रखिएगा, जो चीजें मैं आपको समझा रही हूँ वो बेसिकली आपको क्या करना है, उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जैसे आज मैंने जो कराया, देन आपको उसको प्रैक्टिस करना है। एंड रेगुलर बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, जिस पैटर्न पे मैं आपको बता रही हूँ, आपको आगे फ्यूचर में कोई भी डाउट उसमें नहीं आएगा। ओके, सो आप चैट सेक्शन में आगे की ट्रेनिंग में जैसे बच्चे और जुड़ते जाएंगे, जैसे आज फर्स्ट क्लास है तो अभी आप दोनों ही हैं, अदरवाइज जैसे और क्लब होने वाले हैं अभी बैचेस में। अभी इस बैच के भी पूरे नहीं आए हैं, जो अभी लेटेस्ट आए हैं वो भी नहीं आए हैं। सो आपको आगे क्या करना है, आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो पूरी ट्रेनिंग के दौरान तो आप म्यूट रहेंगे, और बीच बीच में आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपनी डाउट्स या फिर जो भी आप पूछना चाहते हैं। या फिर अगर मान लीजिए मैं कई बार चैट सेक्शन पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, जब मैं ऐसे भी ओपन कर लेती हूँ, तो आप उस केस में अनम्यूट करेंगे एंड अपना डाउट पूछेंगे। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप बोलेंगे रिपीट करने के लिए, या फिर कुछ चीजें, कुछ टर्म्स आप पूछेंगे, एंड देन उसके बाद आप अपना माइक दोबारा से म्यूट कर लेंगे। और ग्रुप में जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी ऐप पे शेयर होगी, आपको वहां से देख लेनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप ग्रुप आपका बना हुआ है, आप जस्ट उस ग्रुप में अपना डाउट डालेंगे, या फिर स्क्रीन की फोटो खींच के या क्लिक करके आप उसमें मेंशन करेंगे, आई डेफिनेटली कवर्ड योर ऑल डाउट्स। ओके, और जैसे ही मैं देखूंगी उन डाउट्स को, आई हेल्प यू। ओके, सो आपकी ट्रेनिंग अभी आज से शुरू हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। सो आप मैसेज में यस लिख दीजिए, या फिर आप बता दीजिए कि हम कंटिन्यू करें। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SAP के बारे में। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू यू। ओके, सो टेल मी, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है अभी आप सभी को? अच्छा, आप सभी ने आप दोनों ने ही मुझे बताया कि हम क्या कर रहे हैं, SAP पे आप स्विच कर रहे हैं, आप बिल्कुल अननोन हैं SAP के बारे में, आपको नहीं पता, आप इस डोमेन में एज ए फ्रेशर, आपको तो वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, आप दोनों में से एक को, और एक को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रही हूँ। तो सबसे पहले ना SAP जो है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि
जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ये बेसिकली क्या है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि बिजनेस के सभी रिसोर्सेज की प्लानिंग करना। अब एक बिजनेस में क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, बिजनेस में रिसोर्सेज हैं मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट, है ना। और इस तरह से आपको इन तीनों का जो है, इन रिसोर्सेज का पूरा कंप्लीटली मैनेजमेंट करना होता है। और जब आप इनका मैनेजमेंट करते हो तो आपको इनकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करनी होती है, और वो सारी रिपोर्ट सेंट्रलाइज्ड लेवल पे एक सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर होती है, जो कि है एसएपी। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल पे वो काम करते हैं। जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट में अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और जैसे एचआर डिपार्टमेंट के लिए अलग पेरोल सॉफ्टवेयर आता है, वो अलग यूज करते हैं। फीको के लिए टेली यूज कर लेते हैं, बिजी यूज कर लेते हैं, मार्क यूज कर लेते हैं, नेविजन यूज कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो यूज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग नहीं हो पाती है, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन इन डेटाबेस का नहीं हो पाता है, जिसके लिए सेपरेट डेटाबेस बनाया गया और उसे नाम दिया गया एसएपी सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए किया जाता है, और ये ओवर 90% जो कंपनीज हैं वो यूज करती है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, कंप्लीट ईआरपी, यानी कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मैं बता भी चुकी हूँ रिपीटेडली, और दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इंटीग्रेट करता है सभी डिपार्टमेंट को एक सिस्टम के अंदर, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है और रियल टाइम प्रोसेसिंग पे ये काम करता है। तो अब जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो ईआरपी होते हैं, चाहे वो टेली सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मार्क हो, चाहे वो बिजी हो, चाहे वो नेविजन हो, एंड इसके अलावा बान सॉफ्टवेयर हो। ये सभी क्या है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के सभी डिपार्टमेंट को मैनेज करना ही सॉफ्टवेयर का काम है। तो इन सभी का डेटा इसी प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड होता है। अब बात कर लेते हैं अगेन, मैं बात कर रही हूँ एसएपी के वर्जन की, यानी कि एसएपी किन किन वर्जन पे काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि डेटा को प्रोसेस करने का काम है इसका। अब ये वर्जन पे काम करता है, यानी कि हर एक सॉफ्टवेयर एक वर्जन के साथ आता है। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल में आप पहले कीपैड यूज करते थे, देन वो अपग्रेड हुए, अपग्रेड होने के बाद एंड्रॉइड आए और आईफोन आए, है ना, इस तरह से। और इनके कुछ वर्जन्स भी आते हैं, जैसे आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 8, अभी फिलहाल आईफोन 16 चल रहा है, प्रो भी आ गए हैं। तो ऐसे ही एसएपी के भी बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। एसएपी इंट्रोड्यूस आपको 90s में हो गया था, 90-80s में, और अभी फिलहाल इसके जो पुराना वर्जन था वो ईसीसी वर्जन है। ईसीसी वर्जन में क्या होता था, इसमें इसका खुद का डेटाबेस नहीं होता था, यानी कि जो भी डेटाबेस होता था वो सेपरेट डेटाबेस पे काम करता था। जैसे कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर तो मैंने बना लिया, लेकिन मैंने डिफरेंट सर्वर पे, डिफरेंट क्लाउड पे, डिफरेंट डेटाबेस पे मैंने अपना जो डेटा है वो सिक्योर कर दिया। तो इससे क्या होता था, जो स्पीड स्लो हो जाती सॉफ्टवेयर की, और जो डेटा रिकॉर्ड हो पाता था उसमें भी बहुत सारे मैस हो जाता था, बहुत सारे एरर आ जाते थे। तो इस केस में क्या किया गया, एसएपी ने खुद का वर्जन बनाया, यानी कि खुद का डेटाबेस बनाया, जिसमें मेमोरी स्टोर होती है। डेटाबेस क्या होता है, जहां पे आपका कंप्लीट ट्रांजेक्शन, आपकी कंप्लीट ट्रांजेक्शंस, आपका कंप्लीट मेमोरी सिस्टम का वो सारा रिकॉर्ड होता है जाके। तो इन्होंने खुद का डेटाबेस बनाया, जो कि कहलाया हाना। अब हाना डेटाबेस था, इसलिए एसएपी ने नया नाम रख दिया एसएपी सॉफ्टवेयर का, एसएपी, एस फॉर हाना। एस फॉर मतलब सेक्शन 4, यानी कि सीजन 4। एसएपी का जो चौथा वर्जन है वो है एसएपी S4 हाना, और ये से हाना जो है ये इसका क्या है, डेटा बेस है। तो एसएपी S4 हाना अभी लेटेस्ट सीरीज चल रही है, और ये लेटेस्ट सीरीज 2020 के बाद से ज्यादा अपग्रेड हो गई है, क्योंकि इसमें फ्यूरी आ गया है। अदरवाइज एसएपी S4 हाना 2015 से चल रहा है आपका, यानी कि 2015 से। तो 2015 में सबसे पहले एसएपी S4 हाना आया था, एंड देन उसके बाद 2020 में एसएपी S4 हाना की जो सीरीज है उसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन कर दिए गए। जैसे कि इसका नया डेटाबेस रिलीज किया गया फ्यूरी, और फ्यूरी से भी एडवांस किया गया NWBC। जैसे जैसे आप एसएपी पे काम करते चलोगे, वैसे वैसे आप इन डेटाबेस के बारे में नॉलेज लेते चलोगे। अभी बस आपको इतना जानना है कि 2 वर्जन पे एसएपी काम करता है। पहला ईसीसी, ये पुराना वर्जन था, ये पुरानी सीरीज थी, और अभी नई सीरीज है वो है हाना। अगर कोई
कोई आपको कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैं ईसीसी सीखूं उसके बाद में हाना सीख सकता हूं, ऐसा नहीं है। आप जैसे आपने टेली सॉफ्टवेयर देखा है, तो टेली सॉफ्टवेयर पे पहले क्या आता था, टेली ईआरपी 9 आता था, अभी क्या आता है, टेली प्राइम। तो क्या ऐसा है कि जो टेली सीख रहे हैं वो टेली ईआरपी 9 पहले पुराना सीख के आएंगे फिर वो नया सीखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पर्सन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अपनी नॉलेज को इनहेंस करता है, यानी कि डिटेल्ड ट्रेनिंग लेता है, स्टेप बाय स्टेप पाथ फॉलो करता है, तो हाना पे वो डायरेक्टली शिफ्ट हो सकता है। ये कोई इसका बेसिक वर्जन नहीं है, ये इसका बेस नहीं है, इनफैक्ट ये तो दूसरे डेटाबेस पे है। तो आपका ये डिफरेंट है एंड ये डिफरेंट है। हाँ, कुछ फीचर्स हैं जो आपको एसएपी S4 हाना में अलग मिलेंगे और ईसीसी में अलग मिलेंगे, अदरवाइज सेम पैटर्न पे काम करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले पुराना वर्जन सीखना है एंड देन फिर नया। जैसे कोई मोबाइल आप चला रहे हो, तो किसी मोबाइल में आप जैसे मान लो पुरानी सीरीज चला रहे हो और एक आप नहीं, तो उसमें पुराने ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ में आपको कुछ नए फीचर्स में मिलेंगे। तो अगर बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट हो तो मैं कह भी दूं कि नहीं नहीं, पहले आप बेसिक नॉलेज लेकर आइए, देन फिर आप हाना पे जाइए। तो इसमें बेस भी है, यानी कि बेसिक नॉलेज भी है हाना के अंदर और एडवांस भी है। बेसिक प्लस एडवांस दोनों ही वर्जन आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों सॉफ्टवेयर सीखने जरूरी है। तो अभी मैंने वर्जन की बात करी, अब हम बात कर लेते हैं एसएपी एमएम। देखिए एसएपी एमएम, एमएम क्यों कहते हैं? एसएपी सॉफ्टवेयर पूरा क्यों नहीं सीखा जा सकता? तो एसएपी एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये कंपनी के सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर देता है। चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, राइट। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट सैलरी के लिए काम करता है, सैलरी प्रोसेसिंग होती है, एम्प्लॉयज हायरिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है, रिटायरमेंट प्रोसेस होता है ना। तो इस तरह का सारा प्रोसीजर किस में होता है? एचआर डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए अलग से अकाउंटिंग, उसके लिए अलग मैनेजमेंट किया जाएगा। देन फाइनेंस के लिए अलग मैनेजमेंट किया जाएगा। सेल्स के लिए जिसमें सारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किया जाता है, एंड एमएम में सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया जाता है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग आपकी पीपी के अंदर की जाती है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब एसएपी ने क्या किया हुआ है, हर डिपार्टमेंट को ना एक अलग सॉफ्टवेयर, यानी कि एक छोटा पोर्शन डिवाइड करके दिया हुआ है कि आप इस डिपार्टमेंट को संभालिए, आप फाइनेंस को संभालिए, आप पीपी को संभालिए। तो अलग अलग लेवल पे उन्होंने अलग अलग पोर्शन दिया हुआ है, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो और सभी एक ही सॉफ्टवेयर में सारा काम कर सकें। सबको अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है कि आप अकाउंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर लीजिए, पीपी के लिए अलग लीजिए, आप इन्वेंट्री अलग सॉफ्टवेयर में मैनेज कीजिए, है ना। ऐसा उन्होंने कहा। एसएपी जब टीम आईबीएम के 5 एम्प्लॉय ने एसएपी बनाया था, तो जब उन्होंने बनाया था तो यही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, जिससे कॉस्ट इनहेंस नहीं हो रही थी, अपग्रेड नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा मैस हो रहा था, कस्टमर अनहैप्पी थे। और ये सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए ही एसएपी सॉफ्टवेयर को बनाया गया, ताकि सारी चीजें ऑटोमेट हो सके और फास्ट लेवल पे काम किया जा सके। तो इसी तरह से एसएपी में जो 4 पॉपुलर मॉड्यूल हैं वो है आपका एसएपी फीको, यानी कि फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, एंड देन उसके बाद आता है एमएम मटेरियल मैनेजमेंट, देन उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एसडी। इसी के सारे सब मॉड्यूल्स हैं। जैसे लॉजिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, ये सभी इन्हीं मॉड्यूल्स के सब पार्ट्स में आ जाते हैं। और ऐसे ही 2 टेक्निकल मॉड्यूल्स है जो आईटी के पर्सन्स हैं, जैसे आप आईटी में काम, आईटी आपने किया हुआ हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो आप, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है आपको, तो आप एबैप एंड बेसिस पे जा सकते हो। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो एसएपी की, सॉफ्टवेयर में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर को टेक्निकली डेवलप करना चाहते हो, तो उन सब चीजों के लिए भी स्कोप है आईटी के पर्सन्स के लिए। अदरवाइज सबसे पॉपुलर जो स्कोप रहता है वो एमएम के अंदर रहता है, एंड देन सेकंड नंबर पे एसडी मॉड्यूल में रहता है, क्योंकि एमएम में बल्क में हायरिंग होती है, परचेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे पर्सन्स की नीड होती है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम करता है, ये बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसके लिए बहुत सारे मैन पावर की जरूरत होती है। तो एमएम मॉड्यूल सबसे पॉपुलर है, क्योंकि आप एमएम से मटेरियल का मैनेज करेंगे तभी आप सेल कर पाएंगे, और मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको परचेज भी करना पड़ेगा, है ना।
तो इस तरह से एसडी और एमएम दोनों इसके बैकबोन है एसएपी सॉफ्टवेयर के। और एसएपी सॉफ्टवेयर का जो मास्टर है वो है फीको मॉड्यूल, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है एसएपी का, और इसको अकाउंटिंग के ही पर्सन सीख सकते हैं। एमएम इंपॉर्टेंट इसलिए, एमएम में हायरिंग इसलिए क्योंकि एमएम में कोई भी बैकग्राउंड आ सकता है, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीए हो, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर एसएपी एमएम मॉड्यूल। तो हम एसएपी मॉड्यूल पे इसलिए ही जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बैकग्राउंड की। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे कोर मॉड्यूल इन एसएपी लॉजिस्टिक्स, यानी कि कोर बैकबोन है एसएपी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का, और ये मैनेज करता है प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री को, यानी कि कंप्लीट आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट एसएपी एमएम मॉड्यूल के अंदर करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है मटेरियल मैनेजमेंट। S/4HANA में इसे सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि आपने एसएपी सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट किया हुआ है, देन यू हैव टू से यस, क्योंकि एमएम मॉड्यूल ही है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। क्योंकि एसएपी ईसीसी में एमएम कहा जाता था, तो अभी भी लोग इसे एमएम ही कहते हैं। बट आप अगर लेटेस्ट नाम की बात करें तो इसका लेटेस्ट नेम है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इन एसएपी S/4HANA। की फंक्शंस क्या हैं एसएपी एमएम के? सबसे ज्यादा ये काम लिया जाता है परचेजिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, और वैल्यूएशन के लिए। स्टॉक का वैल्यूएशन, कितने का स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी में है, रीऑर्डर कब करना है, और साथ में अकाउंटिंग से असाइनमेंट, यानी कि वेंडर के साथ असाइन करना पड़ता है। आपके वेंडर कौन होते हैं? आपकी कंपनी के सप्लायर। आपको अकाउंटिंग से इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इनवॉइस बनेगा, कोई भी इनवॉइसिंग एंट्री होगी, वो तो अकाउंटिंग के अंदर ही होगी, तो अकाउंट असाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन, यानी कि कोई भी इनवॉइस आता है तो उसे वेरीफाई करना होता है। जैसे आप माइरो करते हो, जैसे आपने सुना होगा MIRO टी कोड, एमएम के अंदर नहीं सुना है तो अब आप सुनेंगे आगे। एंड देन एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट इसके अंदर किया जाता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो एसएपी एमएम यूज करती है? तो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ऑटोमेटिव, एंड जो FMCG कंपनीज होती हैं, जो मतलब मान लीजिए जो मार्केटिंग करती है ना, जैसे जो कंपनीज होती हैं जो रिटेलिंग का काम ज्यादा करती है और बल्क में मटेरियल की ट्रेडिंग करती हैं, वो सारी, एंड आपकी फार्मेसी जो भी होती हैं वो भी आपका इसमें काम करती हैं इस डिपार्टमेंट में। एसएपी एमएम के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कौन कौन से हैं? FI, CO, SD एंड PP मॉड्यूल, जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो इन्हीं चारों मॉड्यूल पे कुछ लेवल पे आपका ये चारों मॉड्यूल आपके कवर होंगे एमएम मॉड्यूल के अंदर। यानी कि अगर आप एंड यूजर काम करना चाहते हैं तो देखिए, एंड यूजर क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी कंपनी में काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसे पूरा एसएपी का कंट्रोल नहीं दिया जाता है। यानी कि पूरा एसएपी का इन्वेंटरी मैनेजमेंट वो अकेला पर्सन नहीं संभाल सकता है। तो एसएपी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो क्या करती है? डिफरेंट यूजर्स हायर करती हैं। यानी कि कोई क्या कर रहा है? इनवॉइस का वेरिफिकेशन कर रहा है, कोई परचेज एंट्री देख रहा है, कोई मटेरियल बना रहा है, कोई मटेरियल वेंडर बना रहा है, कोई डनिंग कर रहा है, यानी कि कस्टमर को नोटिस भेज रहा है। यानी कि ऐसे ही बहुत सारे लेवल पे काम करने को दिए जाते हैं यूजर्स को। अब उन काम करने के दौरान उनको थोड़ा काम अकाउंटिंग का भी दे दिया जाता है, जैसे उन्हें कस्टमर बनाना, वेंडर बनाना, लेजर बनाना, इस तरह से। और कॉस्ट कंट्रोलिंग, यानी कि उनको बोल दिया जाए आप डिपार्टमेंट क्रिएट करो, है ना, जैसे आप एडमिन डिपार्टमेंट बनाओ, आप सेल्स डिपार्टमेंट बनाओ, है ना। तो इस तरह से कॉस्ट सेंटर्स बनाने के लिए दे दिया जाता है। कुछ को बोला जाए कि आप सेल्स डिपार्टमेंट क्रिएट कीजिए एसएपी में, कि आप जितने भी सेल्स के एरियाज बनते हैं ना, वो सारे आप बनाइए। जितने भी लेवल पे हमारे पास डेली कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर्स का रिकॉर्ड आप रखिए। और प्रोडक्शन प्लानिंग में प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम, प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालिए, आप लेबर कॉस्ट निकालिए, आप रॉ मटेरियल बनाइए, आप, है ना। तो इस तरह से सब पर्सन को अलग अलग काम दिया जाता है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। तो अब जो पर्सन नया नया आएगा उसको ऐसे नहीं बोला जाएगा आप एक एमएम का काम देख लीजिए पूरा, आप फाइनेंस का काम देख लीजिए पूरा। नहीं, उस पर इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है, वो फ्रेशर है अभी।
तो उसको क्या किया जाएगा, उसको थोड़ा सा कुछ पोर्शन एफआई का दिया जाएगा, कुछ उसको सीओ का दिया जाएगा, यानी कि कुछ उससे लेजर बनवाए जाएंगे, कुछ उससे डिपार्टमेंट्स में एडिटिंग वगैरह करवाई जाएगी, कुछ उनसे सेल्स के लिए ऑर्डर वगैरह जनरेट करवाए जाएंगे, कुछ से इनवॉइस वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे सिर्फ। तो इनमें क्या होता है, चारों मॉड्यूल का थोड़ा थोड़ा पार्ट उन एंड यूजर से करवाया जाता है, ताकि वो लास्ट में जो एंट्रीज हैं उनको लगातार पोस्ट करते रहें, क्योंकि एक कंपनी में बहुत ह्यूज डेटा होता है आपके पास, जिसकी एंट्री आपको रेगुलर लेवल पे डे टू डे एंट्रीज आपको करनी होती है। तो वो थोड़ा थोड़ा काम हर मॉड्यूल का वो आपको दे देते हैं, ताकि आप को जो बल्क में जो काम होता है वो सारा काम आप डेली टू डेली एक्टिविटीज में करते रहें। तो इसलिए ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स आपको सिखाए जाते हैं, इंटीग्रेशन आपको सिखाया जाता है, कल को आपको एंड यूजर भी काम करना पड़े तो आप आराम से कर सकें। और साथ में आपको कॉन्फ़िगरेशन भी इस मॉड्यूल के अंदर सिखाया जाएगा, एमएम मॉड्यूल के अंदर। यानी कि जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं वो बेसिकली कंसल्टेंट लेवल पे ले रहे हैं, लेकिन जब आप एज ए फ्रेशर स्टार्ट करेंगे तो आपको काम एंड यूजर करना पड़ेगा। एंड यूजर मतलब जो एंड टू एंड एक्टिविटीज होंगी, डेली बेसिस बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, वो काम आप करेंगे, जैसे इनवॉइस बनाना, लेजर्स बनाना, जीएसटी रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे काम आपके होंगे। अब एमएम में बेसिकली क्या क्या काम आपको करना होगा, आपको परचेज रिक्वेजिशन बनाना होता है, यानी कि परचेज के लिए रिक्वेस्ट आती है वो जनरेट करनी होती है। आरएफक्यू रिक्वेस्ट, कोटेशन के लिए जो आरएफक्यू आता है वो देना होता है। कोटेशन को कंपेयर करना होता है कि आपने डिफरेंट वेंडर को ऑर्डर देने के लिए कोटेशन दे दिया कि आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, मटेरियल मंगवाना चाहते हैं आपसे, आप बता दीजिए आपकी प्राइसिंग क्या है, आपका मटेरियल की क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ आपने डिफरेंट सप्लायर्स को बोल दिया। अब वो सप्लायर अपने अपने डिस्क्रिप्शन भेजेंगे आपके पास, आप कंपेयर करोगे कि कौन सा सुटेबल लग रहा है आपको अपने लिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन कम रेट में आपको बढ़िया क्वालिटी दे रहा है तो आप उन्हें ही कोटेशन देंगे। तो इस तरह से कोटेशन कंपेयर किया जाएगा, देन पीओ जनरेट होगा, एंड देन फिर आप गुड्स को रिसीव करेंगे। गुड्स रिसीव होने के बाद आप उनका वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि इनवॉइस एंटर करेंगे, एंड देन उस पेमेंट को प्रोसेस करेंगे वेंडर के पास, यानी कि लास्ट प्रोसेस आपका पेमेंट टू वेंडर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कुछ कोड में जनरेट करने होते हैं, जो पॉपुलर टी कोड्स होते हैं एमएम के, जैसे कि यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है PRME51N, RFQ के लिए ME41, कोटेशन कंपेयर करने के लिए ये कोड, ये शॉर्टकट कीज हैं। ट्रांजैक्शन कोड शॉर्टकट कीज होते हैं जो एसएपी में आपको सीधा उसी पॉइंट पे लेके जाते हैं जहां पे आपको एंट्री करनी है। तो कुछ ये पॉपुलर टी कोड है, इनमें से अगर कोई एसएपी यूजर होता है तो उन्होंने ऑलरेडी काम किया होता है, और अगर वो एसएपी यूजर नहीं है तो आगे अब जो ट्रेनिंग करेंगे उनमें वो काम करना ये सीखेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज में उन्हें क्या क्या करना होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज में P2P में GR यानी कि गुड्स रिसिप्ट, MIGO कोड पे एंट्री करनी होती है इन्वेंट्री का, एंड देन उसके बाद मायरो में इनवॉइस वेरिफिकेशन, वेंडर को क्रेडिट करना है और जो गुड्स आपने रिसीव करी है उसको डेबिट करना है। पेमेंट करनी होती है, वेंडर को डेबिट करना है, और जो बैंक से पेमेंट जाएगी उसको क्रेडिट करना होता है। तीनों एंट्रीज अकाउंटिंग से इंटीग्रेट होकर होती है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट एफआई का आपका इंटीग्रेशन हो जाता है एमएम मॉड्यूल के साथ। तो बेसिकली जो फ्लो चार्ट है वो क्या कहता है कि पहले आपको पीआर जनरेट करना होता है, देन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, देन कोटेशन कंपेयर, देन पीओ परचेज ऑर्डर, देन आपको गुड्स रिसिप्ट, एंड देन इनवॉइस रिसिप्ट यानी कि इनवॉइस वेरिफिकेशन, एंड देन पेमेंट। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस हम एसएपी में सीखेंगे। और अगर हमें एसएपी के मास्टर्स बनाने हैं, यानी कि ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन एसएपी को देनी होती है कि हम आपको ये सारा काम जब भी करना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ टर्म्स बनानी पड़ती है, जैसे वेंडर का नाम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी वेंडर को पीओ दे रहे हैं तो उस केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसका नाम एसएपी को बताना पड़ेगा कि किसको दे रहे हैं। जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट का नाम बताना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, वो प्रोडक्ट कहाँ से आना है, उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है उस प्रोडक्ट का। तो वो सब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किसके अंदर बनेगी, मटेरियल मास्टर के अंदर बनेगी। जो सप्लायर है उसका एड्रेस, उसकी डिटेल किसके अंदर डाली जाएगी, वेंडर मास्टर के अंदर। जो परचेज करने वाले हो मटेरियल, उसकी इन्फो रिकॉर्ड कहाँ से परचेज करना है,
ये सारा रिकॉर्ड आप परचेज इन्फो रिकॉर्ड में डालेंगे। सोर्स लिस्ट, जहां से वेंडर जो कोटेशन आपने कंपेयर किया उसके बाद किस वेंडर को आपने फाइनल किया है वो आपको सोर्स लिस्ट में डालना पड़ेगा, कि कंपेयरिंग के बाद आप किससे परचेज, किसको आपने सेलेक्ट किया है वो आपने सोर्स लिस्ट, एंड देन फिर कोटा अरेंजमेंट, यानी कि आपको उनको कोटा देना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ अरेंजमेंट्स, ये सारे कुछ क्रिएशंस आपको एमएम मास्टर डेटा में बनाने होंगे। तो बेसिकली आप मास्टर डेटा बनाएंगे, P2P साइकिल बनाएंगे, ये सारा काम आपको टेक्निकली करना होगा एसएपी के अंदर, तभी आप कंप्लीट एसएपी मॉड्यूल कर पाएंगे। इनमें आपका बेस बन गया, देन उसके बाद आप आराम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एमएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल अब मैं रोल की बात कर रही थी, जैसे कि एसएपी में रोल, किस रोल पे आप काम कर सकते हो। पहला रोल आता है आपका एंड यूजर, जो मैंने आपको समझाया, यानी कि इन टी कोड्स पे आपको काम करना पड़ेगा, ये वाले टी कोड्स। टी कोड का वर्ड का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन कोड, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एसएपी ने उनके लिए कुछ पर्टिकुलर शॉर्टकट दिए गए हैं, उन शॉर्टकट को हम टी कोड कहते हैं। जैसे आपने टैली में देखा होगा, वाउचर खोलने के लिए आप कुछ शॉर्टकट कीज का यूज करते हो, जैसे कॉन्ट्रा खोलने के लिए F4 करते हो, पेमेंट के लिए F5 करते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे जैसे अदर सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं वैसे एसएपी में भी आप शॉर्टकट्स यूज करते हैं। ये वो शॉर्टकट्स हैं और ये उन ऑप्शंस के नाम हैं जो आपको एज एंड यूजर काम करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ सेलेक्टिव एंट्रीज आपको करनी होती है एंड यूजर में, जो यूजर आपको बताएंगे, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी, आपको सिर्फ उसी पोर्शन पे काम करना होगा। देन उसके बाद आता है कंसल्टेंट रोल। कंसल्टेंट रोल में क्या करना पड़ता है, जो कि मास्टर डेटा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये काम, जैसे आपने कंप्लीटली मास्टर वेंडर बनाए, वेंडर को डिलीट किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट किया, यानी कि आपने कंपनी बनाई, कंपनी कोड बनाए, आपने बिजनेस एरिया बनाए, आपने ग्रुप्स बनाए, आपने लेजर्स बनाए, है ना। ये सारा काम आपका जो कंसल्टेंट है वो करके देता है, यानी कि पूरा सेटअप, क्योंकि आपको पता है एसएपी कस्टमाइजिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप एंड यूजर ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कभी कोई एरर नहीं आएगा। क्या किया, मैंने पूरा काम सेट करके दे दिया और मैंने बोला मेरी ये कंपनी है, आपको जस्ट इसी को खोलना है, इसी में इनवॉइस डालने हैं, इसी में पोस्टिंग करनी है, ये टी कोड है, जस्ट डेट डालो एंड डेटा एंटर करो एंड दैट्स इट। अगर ये काम मैं आपको दे रही हूँ तो आपको बहुत आसान लगेगा एसएपी, और आप आराम से कर पाओगे। थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज आप कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में आप आराम से कर सकते हो। एक एंट्री आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आराम से कर दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको ही पूरी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, आपको ही प्लांट बनाने हैं, आपको ही स्टोरेज लोकेशंस बनानी है, आपको ही अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, आपको ही फाइनेंशियल ईयर बनाना है, आपको ही अकाउंटिंग ग्रुप बनाने हैं, सब कुछ आपको ही बनाना है, और उन सबको आपस में असाइन भी करते हुए चलना है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो काम आप कब कर पाओगे, जब आप एज कंसल्टेंट काम कर पाओगे, यानी कि कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको पता होगा हर एरर के लिए, हर पोजीशन पे आप कहीं भी स्टक ना हो। आप सारा डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करके दो, आप प्लांट भी बना के दोगे, आप फाइनेंशियल ईयर भी बना के दोगे, आप उन्हें चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी बना के दोगे, अपने अकाउंटिंग ग्रुप्स भी बना के दोगे, वो सारा काम आप उन्हें करके दोगे। तो वो होता है कंसल्टेंट रोल। एंड देन उसके बाद आपको रियल टाइम एग्जाम्पल, यानी कि प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक नई कंपनी बनाई है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एसएपी को इंस्टॉल कराना है, यानी कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए ताकि जो मेरे यूजर्स हैं उससे विदाउट एनी हैसल यूज कर सकें। तो वो सारा रियल टाइम एग्जाम्पल पे भी प्रैक्टिस आप करोगे। तो ये तीनों रोल पे हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, एंड यूजर रोल पे भी, कंसल्टेंट रोल पे भी, और फिर उसके बाद रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और साथ साथ आपको जो मैं डेली बेसिस पे करवा रही हूँ उस पे भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो कोर्स की कंप्लीट आउटलाइन क्या है, आप क्या क्या सीख जाएंगे, मास्टर डेटा प्रिपेयर करना, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सीख जाएंगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सीख जाएंगे, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन सीख जाएंगे, और इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, यानी कि FISD से लिंक करना MM मॉड्यूल को। एंड देन इंटरव्यू की प्रिपरेशन, यानी कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये सारा कंप्लीट कोर्स आउटलाइन रहेगा आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग का। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एसएपी में सिलेबस रहने वाला है MM का, वो क्या है, यानी कि हम क्या क्या चीजें डेली बेसिस पे कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ एसएपी का जो हमारा कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है वो क्या क्या है।
एसएपी में हमारा कंप्लीट सिलेबस, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, ओवरव्यू एसएपी जो कि अभी हमने बात करी है, और एसएपी की इंपॉर्टेंस पे भी हमने बात करी है एमएम की, और इनके सभी मॉड्यूल्स पे मैंने बताया है किन किन मॉड्यूल पे हम इंटीग्रेट करने वाले हैं आगे की ट्रेनिंग में एसएपी को। और अब हम प्रैक्टिकली जाएंगे, एसएपी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, उसका इंटरफेस पे बात करेंगे और साथ में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ये भी हम आज ही की ट्रेनिंग में बात करेंगे। उसका एक पोर्शन कंपनी एंड कंपनी कोड, ये हम आज ही जनरेट करेंगे। देन फिर फर्दर हम आगे चलते हुए चलेंगे, प्लांट्स बनाएंगे, स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, और इन सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे से असाइन भी करेंगे साथ साथ में, यानी कि इंटरलिंक करेंगे तो चेन क्रिएट होगी, और चेन क्रिएट होगी तो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। ये सारा काम हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में करेंगे। देन उसके बाद हम मास्टर डेटा जो मैं अभी कह रही थी, मास्टर डेटा हमें क्रिएट करना है। उसमें हम क्या क्या करेंगे, उसमें हम मटेरियल बनाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे, और उन प्रोडक्ट को हम देखेंगे इंडस्ट्री सेक्टर पे कैसे काम करता है, मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, और मटेरियल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस को हमें यूज करना है और कौन कौन से ऑप्शंस को हमें एसएपी में यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है। इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। देन पूरे सिलेबस के अंदर हम वेंडर मास्टर भी क्रिएट करेंगे। वेंडर मास्टर के कुछ कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वेंडर मास्टर को क्रिएट, चेंज और डिस्प्ले, अभी S4 हाना में, ये तो पुराने वर्जन में बनता था, ये साथ में आपको SAP हाना में भी आप इन टी कोड्स को यूज कर सकते हो। और साथ में एक और टी कोड आता है आपका, जो कि आता है बीपी, ये टी कोड, यानी कि आप SAP में बीपी एंटर करोगे ना तो भी आप वेंडर बना सकते हो। तो बिजनेस पार्टनर, बीपी मतलब बिजनेस पार्टनर। तो SAP S4 हाना में जो आपके सप्लायर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिजनेस पार्टनर कहा जाता है। तो इनको बिजनेस पार्टनर को बनाना, बिजनेस पार्टनर को एडिट करना, डिलीट करना, बिजनेस पार्टनर का एड्रेस ऐड करना, बिजनेस पार्टनर को कंपनी के साथ लिंक करना, ये सारा काम वेंडर मास्टर में किया जाएगा। देन परचेज इन्फो रिकॉर्ड्स और सेल्स कोटा अरेंजमेंट, ये इसमें कवर किया जाएगा। P2P साइकिल कंप्लीट कवर किया जाएगा, जिसमें परचेज रिक्वेजिशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एंड कंपैरिजन, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिट, इनवॉइस वेरिफिकेशन। अब मैंने ओवरव्यू में बताया था, बस इतना नहीं, अभी हमें आगे पेमेंट के बाद हम डॉक्यूमेंट टाइप एंड कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, यानी कि परचेज रिक्वेजिशन अलग अलग टाइप से हम करेंगे, परचेज ऑर्डर भी हम अलग अलग टाइप से क्रिएट करेंगे। एंड देन स्ट्रेटेजी रिलीज, अगर मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है कि पीआर किसको दिया जाए, मतलब किस तरह से मैं पीओ जनरेट करूं, तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी बेस्ड होंगी, ये भी आपको अलग अलग लेवल पे सिखाया जाएगा। गुड्स का मूवमेंट कैसे होगा, कैसे होता है, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। पोस्टिंग ट्रांसफर, जैसे आप स्टॉक का ट्रांसफर करते हो ना एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज पे, ये भी आपका एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे, तो ये भी प्लांट टू प्लांट हो चाहे गोडाउन टू गोडाउन हो चाहे, ये दोनों ही तरीके से आपको बताया जाएगा। और जो स्टॉक होता है, कभी स्टॉक को मैंने मान लीजिए मुझे रिक्वायर्ड नहीं है अब ये स्टॉक, तो मैं इसे रिस्ट्रिक्ट कर दूं या ब्लॉक कर दूं, तो आप इसे सेल और परचेज नहीं कर पाओगे। स्टॉक की क्वालिटी मेंटेन करनी हो, और स्टॉक को अगर कोई स्टॉक रिस्ट्रिक्ट है या ब्लॉक्ड है तो उसको अनब्लॉक या अनरिस्ट्रिक्टेड कैसे किया जाता है, वो भी हम सीखेंगे। फिजिकल इन्वेंट्री, यानी कि फिजिकल स्टॉक चेक करते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल कितना स्टॉक अवेलेबल है और आगे हमें कितना रीऑर्डर करना है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। एंड देन सेक्शन 7 में हम सीखेंगे वैल्यूएशन एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन, यानी कि प्राइस को कंट्रोल करना, कि आपकी प्राइसिंग, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड प्राइस क्या है और आप जो उसे खरीद रहे हो तो उसकी प्राइसेस क्या है, तो वो कंप्लीट कंट्रोल इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे। एंड देन हम ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन करेंगे, यानी कि जो भी एमएम में हम आइटम बनाएंगे, मटेरियल बनाएंगे, उन्हें हम परचेज से या फिर जो अकाउंटिंग के जीएल होते हैं, जनरल लेजर होते हैं, उनके साथ असाइन करेंगे। देन उसके बाद हम कंडीशंस पे काम करेंगे, यानी कि उन्हें अकाउंटिंग के साथ भी जोड़ेंगे, परचेज डिपार्टमेंट के साथ भी जोड़ेंगे। ये सारा कुछ काम हम प्राइसिंग प्रोसीजर में करेंगे। एंड देन स्पेशल प्रोक्योरमेंट टाइप, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसाइनमेंट कैसे लेना है, स्टॉक को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, वो सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। थर्ड पार्टी से अगर कभी हमें मटेरियल खरीदना हो तो वो प्रोसेसिंग हम कैसे करेंगे। सर्विस से रिलेटेड एंट्रीज हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स
भी रहेगा इसमें और सर्विसेज भी रहेगी। तो दोनों चीजों पे हम काम करेंगे एंड देन लास्ट में फाइनल हम रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस पे जाएंगे। यानी कि एसएपी में रिपोर्ट्स जनरेट, परचेज से रिलेटेड, पीओ से रिलेटेड, पीआर से रिलेटेड, ये सारी रिपोर्ट्स हम, इनवॉइस वेरिफिकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स हम इसके अंदर सीखेंगे एंड देन अदर मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेशन, एमएमएफआई के साथ, एसडी के साथ एंड पीपी के साथ। एंड देन टेबल्स, टेबल एसएपी बैकएंड में टेबल्स पे काम करता है, यानी कि जो भी डेटा आप फ्रंट में रिकॉर्ड करते हो वो बैक में जाके टेबल्स में सिक्योर हो जाता है, एक लिस्ट बन जाती है। तो वो सारी टेबल्स, एमएम की कौन कौन सी टेबल्स हैं जिनमें इन टी कोड्स पे काम होता है, ये डिटेल में हम सीखेंगे। एंड लास्ट में हम जीएसटी के बारे में भी सीखेंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के बारे में। क्योंकि आपका जो एमएम मॉड्यूल है, जब आप इनवॉइस का वेरिफिकेशन करते हो तो उस केस में आपको गुड्स के बारे में टैक्सेस जो भी लगते हैं, जैसे कि सेल्स एंड परचेज ऑन जीएसटी एज जीएसटी, या फिर आप किसी और कंट्री में हो, अगर आपका जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन प्रोसीजर है वो इंडिया का नहीं है, तो आप कहीं के भी हो तो हम लोकलाइजेशन सीखेंगे। यानी कि टैक्सेस ऑन सेल और परचेज, ये चाहे जीएसटी हो या फिर अदर मॉड्यूल हो, उन दोनों पे ही मैं आपको कॉमन बनाना बताऊंगी कि अगर आपको बाहर से टैक्सेस का कंट्रोल करना है, यानी कि आप प्रोसीजर अदर कंट्री का फॉलो करते हो तो वो आप कैसे मेंटेन करोगे, और अगर आप इंडिया का फॉलो करते हो तो वो आप कैसे करोगे। तो आप कल को आप कहीं से भी किसी भी एमएनसी के लिए काम कर रहे हो और किसी भी लोकलाइजेशन में काम कर रहे हो, तो अब सेपरेट सेपरेट आप सभी के टैक्सेशन कोड क्रिएट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हमारा एमएम का सिलेबस रहने वाला है, जो कि कंसल्टेंट लेवल है। एमएम मॉड्यूल कंप्लीट इसमें कवर होगा। 2 मंथ ट्रेनिंग रहेगी आपकी, और इसके अंदर हम ये स्टैंडर्ड नहीं है, 2 मंथ में आप ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितनी अच्छे से कर रहे हो और जो हमारी ट्रेनिंग है वो कितनी स्मूथ जा रही है, उन चीजों पे हम बात करेंगे। और बेसिकली आपको ट्रेनिंग के दौरान हाइपर नहीं होना है, यानी कि आप जैसे ग्रुप में हाइपर हो जाते हो कि ये डाउट आ गया है, ये हो गया है, मेरे से आगे नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत काम हम ट्रेनिंग करेंगे, विदाउट एनी हैसल हम एसएपी को कंप्लीटली कवर करेंगे। बस आपको वो पाथ फॉलो करने हैं जो पाथ मैं आपको बताती जाऊं, और बहुत ही केयरफुली, जो रिकॉर्डिंग ऐप पे मिलेगी, आपको जस्ट उसको देखना है और प्रॉपरली आपको वो स्टेप्स को फॉलो करना है। सो अब फाइनली हम एसएपी को ओपन करने वाले हैं, और एसएपी को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन आती है, एसएपी लोगोन स्क्रीन, मुझे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जब एसएपी का सर्वर लेते हैं आप, तो आपके पास इस तरह से डिस्क्रिप्शन आता है, लोगोन डिस्क्रिप्शन होता है, इस पे हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एसएपी ओपन कर लेना होता है। इधर आपको अपने आईडी एंड पासवर्ड डालने होते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है एसएपी के मॉड्यूल की। आप करंट, देखिए नीचे आपको दिख रहा है S/4HANA 2023, आप करंट डेटाबेस पे काम कर रहे हो, यानी कि एसएपी का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है S/4HANA 2023, उस पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो। आपको यहाँ पे यूजर में डालना है एडमिन 01, जो भी आपका यूजर है वो आपको एंटर करना है एंड देन पासवर्ड एंटर करना है। इस तरह से आपका एसएपी जो है वो ओपन हो जाएगा। आप चाहते हो ये जो स्क्रीन है मुझे चेंज करनी है, इंटरफेस एसएपी का मुझे थोड़ा और एक्साइटिंग करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, देखिए यहाँ पे कस्टमाइज लेआउट, यानी कि सबसे पहली चीज लेआउट ही देखते हो आप, एसएपी कैसा है दिखने में, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है और इधर आपको ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे थीम सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट थीम का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे जाना है और जो थीम आप चाहते हो वो थीम आप, जैसे मैं ब्लू क्रिस्टल थीम चाहती हूँ एसएपी की, मुझे इसको सेलेक्ट करना है एंड देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद नहीं हुई चेंज, क्यों नहीं हुई चेंज, क्योंकि मुझे एसएपी को अगेन ओपन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे /n किया एंड देन एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं फिर से बाहर आ जाती हूँ, बिल्कुल बाहर। लॉग आउट करने के लिए आप टी कोड प्रेस करेंगे। ये देखिए ये कमांड बॉक्स है, इस कमांड बॉक्स में ही आप शॉर्टकट डालते हो, जो शॉर्टकट्स अभी मैं बता रही थी ME51 ऐसे। तो अगर आपको एसएपी में आप अंदर हो, एसएपी को बाहर आना है आपको, जैसे मैं ओपन आई हुई और मैंने एसएपी को लॉग आउट करना है सीधा डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगी,
सबसे पहले मुझे यहाँ पे /n का यूज करना होता है। /n ट्रांसफर करने में काम आता है स्क्रीन टू स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने /n का यूज किया और मैंने ex टाइप किया एंड देन एंटर किया। कहीं से भी एसएपी में आप किसी भी पेज में हो, आपने /n ex दबाया, आप एग्जिट हो जाओगे, बाहर आ गई, अगेन एंटर किया एंड देन यहाँ पे आपने अगेन अपना एडमिन पासवर्ड डाला। तो देखो आपको स्क्रीन व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, लेआउट आपका चेंज हो गया है। ओके, ये देखिए आपको फॉन्ट अलग दिख रहे होंगे, आपका ये देखिए टैब्स आपको अलग शो हो रही होंगी। सेम अगर आप चाहते हो दोबारा से दूसरी स्क्रीन चेंज करना, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के बटन दिखेंगे। देखिए अब सेटिंग का बटन दूसरा हो गया है क्योंकि लेआउट चेंज हो गया है। अगेन सेटिंग, ऑप्शंस, यहाँ पे देखिए अब आप ब्लू क्रिस्टल थीम से आप जाते हो बेलीज थीम पे एंड देन अप्लाई। ओके, नाउ अगेन /n ex, बाहर आ गए। देखिए फिर से लेआउट चेंज हो गया। यानी कि अगर आपको कभी एसएपी ओपन करे और आपको डिफरेंट डिफरेंट थीम नजर आए, आप चाहो कि मैम ये क्या हो गया, मैं आपने मुझे सर्वर दिया और मैंने ओपन किया, आपकी जो स्क्रीन आती है उससे तो मेरी स्क्रीन मैच ही नहीं करती है, तो उस केस में आपको जस्ट सिंपली टेंशन नहीं लेना है। आपको जस्ट क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है और वहां पे ऑप्शंस पे जाके और थीम सेटिंग्स को चेंज कर देना है। दैट्स इट, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है ये कर देना है। अभी फिलहाल हम ओपन करते हैं ना एसएपी, तो देखिए इसकी स्क्रीन कैसी आती है। ये देखिए फिर से टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज हो गए हैं, ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, तो इंटरफेस में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में फेवरेट्स नजर आ रहे हैं। ये आपको एसएपी मेन्यू, ये जो स्क्रीन है ना इजी एक्सेस स्क्रीन कहलाती है और साथ में ये एंड यूजर स्क्रीन है। यानी कि एसएपी के जो भी यूजर्स होते हैं, जो एंड यूजर यानी कि स्टार्ट में फ्रेशर रूप में काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट नहीं है, एज ए फ्रेशर उन्होंने काम किया है, तो उनको ना फ्रंट स्क्रीन में यूजर बना के दे दिए जाते हैं कि आपको जस्ट इन कोड पे काम करना है, इन ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं। तो इनको हम यूजर मेन्यू भी बोलते हैं। देखो जैसे मैंने यूजर मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए देखिए कुछ कोड्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने असाइन कर दिया प्रणय को कि प्रणय आप सिर्फ कस्टमर को क्लियर कर सकते हो, आप स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो अकाउंट की, आप बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस कर सकते हो, आप हाउस बैंक में चेंज कर सकते हो या डिस्प्ले कर सकते हो, आप वेंडर के अकाउंट ग्रुप बना सकते हो। तो मैं आपको ना कुछ ये कोड्स दे रही हूँ, आपको जैसे इन पे काम करना है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम कर सकते हो पेमेंट के। तो यहाँ से इस तरह से मैंने आपको असाइन कर दिया। तो मैंने जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अलग अलग यूजर तो दे रखे हैं, लेकिन मैंने उनमें कुछ रोल्स असाइन किए हुए हैं कि आप यही कर सकते हो। आप कुछ भी एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ डिलीट्स नहीं कर सकते, कुछ क्रिएशन नहीं कर सकते। जो आपको मैंने क्रिएट करके दिया है आप बस उसमें आगे फर्दर काम करेंगे। तो ये स्क्रीन है एंड यूजर स्क्रीन, यहाँ पे कोई भी फिर अंदर नहीं जा सकता है, अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहता है। यानी कि आप कोई भी टी कोड यहाँ पे एंटर करोगे, कोई भी शॉर्टकट यहाँ डालोगे, ऐसे बोलेगा यू आर नॉट परमिटेड टू डू दिस, ऐसे ऐसे पे बोलेगा। तो वो काम क्या है एंड यूजर का कि एक ही पर्टिकुलर स्क्रीन पे सामने जो ऑप्शंस हैं बस उन्हीं को यूज करना है एंड दैट्स इट। और अगर मैं बात करूं कंसल्टेंट लेवल की, तो हम एसएपी में अंदर जाके एसएपी मेन्यू को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं मान लीजिए एसएपी यूजर पे जाना चाहती हूँ, एसएपी मेन्यू पे, तो मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को लेफ्ट करूंगी, एसएपी मेन्यू स्क्रीन पे आ जाऊंगी। और जब आप एंड यूजर काम कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा, आपको जस्ट यूजर मेन्यू दिखाई देगा और आप उसी पे काम करोगे। और अगर अभी मैं एडमिन हूं, यानी कि मेरे पास सारी पावर है, कंसल्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट पूरे एसएपी को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस है और साथ में मैं अंदर भी जा सकती हूँ। अब एसएपी में अगर आपको अंदर जाना है या फिर एसएपी पे आपको कुछ भी चीज को फेवरेट बनाना है, तो आप जस्ट यहाँ पे जाके इसको ऐड टू फेवरेट पे क्लिक कर दोगे और ये जो ऑप्शंस है ये आपके शिफ्ट हो जाएंगे इधर पे और स्टार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फेवरेट भी ऐड कर सकते हैं एसएपी मेन्यू में से किसी भी ऑप्शन को उठा के।
बस क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऐड टू फेवरेट पे क्लिक कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे, फेवरेट में ऐड हो जाएंगे, मैंने जैसे ये बाकी के किए हुए हैं। और अगर आपको अंदर जाना है एसएपी में, तो ये वाला बॉक्स जो है ये ट्रांजेक्शन्स बॉक्स होता है, या फिर इसे हम कमांड बॉक्स कह सकते हैं। और इसमें हम जितने भी टी कोड एंटर करते हैं वो सारे हिस्ट्री के रूप में रिकॉर्ड हो जाते हैं, एज हिस्ट्री आप उन्हें देख सकते हो, जो जो टी कोड्स पे आप काम कर चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, एसएपी के अंदर जाना है, तो एसएपी के अंदर जाने के लिए दो कोड होते हैं। एक होता है 4 डिजिट के कोड में बेसिकली एसएपी काम करता है। दो कोड होते हैं, एक तो होता है SPRO एंटर, इससे नेक्स्ट पेज पे चले गए। और दूसरा, और अगर मेन्यू में जाना है एसएपी के कंप्लीट, तो यहाँ पे सैप रेफरेंस IMG एक्टिविटी स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन पे आपको सभी डिपार्टमेंट मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा, देखिए अबैप, कंट्रोलिंग, आपको मिलेगा लॉजिस्टिक्स, आपको मिलेगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए एंटरप्राइज प्लानिंग आपको मिलेगा, एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो मॉड्यूल है मटेरियल मैनेजमेंट, मोस्टली ऑप्शंस इसी मॉड्यूल में मिलेंगे, देखिए ठीक है। लॉजिस्टिक्स में भी आपका काम आएगा, क्योंकि सब मॉड्यूल है लॉजिस्टिक्स का, तो ये देखिए इन सारे ऑप्शंस पे हम काम करेंगे। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये देखिए। अगर मैं बात करूं फीको मॉड्यूल, FICO मॉड्यूल, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग मतलब CO मॉड्यूल होता है। अगर आप अगर आप बात करें एसेट अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे आपको AA मॉड्यूल मिलेगा, ये देखिए एसेट अकाउंटिंग, है ना। तो सभी के लिए अलग अलग मॉड्यूल। अब अगर मैं MM कंसल्टेंट होती, यानी कि सिर्फ मैं MM पे काम करती, तो मेरे लिए सारे ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट हो जाते, यानी कि मैं यूजर पे, ये रोल पे अनअसाइनमेंट कर देती, यानी कि मैं सिर्फ MM पे काम कर सकती। और अगर ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि मेरे लिए बिल्कुल यूज के लिए है, मेरे हर तरह का कंट्रोल, मैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ ऐसे पे काम कर सकती हूँ, तो मेरे पे ये कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी और मैं आराम से इन सभी ऑप्शंस को यूज कर सकती हूँ। तो MM कंसल्टेंट क्या करते हैं, सिर्फ MM पे काम करते हैं। फीको कंसल्टेंट फीको के ऑप्शंस पे काम करते हैं, और अबैप के कंसल्टेंट सिर्फ अबैप के प्लेटफॉर्म पे ही काम करते हैं, यानी कि वो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। सबके लिए अलग अलग पेजेस यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे हमें अगर मान लीजिए और भी कहीं जाना है, तो यहाँ से हम और छोटे, जैसे मैंने बताया था ME51N एंटर करते हैं, तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या यूज करना है, /n। कोई भी टी कोड आपको यूज करना है। अगर आप एसएपी की मिड स्क्रीन में हो, ये मिड स्क्रीन है, बाहर वाली स्क्रीन कौन सी है, मुझे बाहर जाना है, /n, ये है बाहर की स्क्रीन, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट की। यहां से मुझे पहले जाना है, अगर ME51 में सी था, तो देखो मैं यहां से ME15 डालूंगी और चली जाऊंगी, ये देखिए। सिर्फ मैं आपको टी कोड एंटर करना बता रही हूँ, ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ। और अगर मुझे इससे फिर से बाहर आना है, तो /n दबाया, एंड देखिए आ गई इजी एक्सेस स्क्रीन में, यानी कि एंड यूजर स्क्रीन में। और अगर मुझे बिल्कुल ही एग्जिट होना है, तो मैं क्या करूंगी, /n EX का यूज करूंगी, यानी कि लॉग आउट हो जाऊंगी। और अगर मुझे यहीं से सीधा कहीं जाना है बाहर की स्क्रीन से, यानी कि एंड यूजर स्क्रीन से अगर मुझे कहीं जाना है किसी टी कोड में, तो मैं डायरेक्ट टी कोड एंटर कर सकती हूँ, ओके। लेकिन अब मैं अंदर आ चुकी हूं, अब मुझे यहां से दूसरे किसी टी कोड पे जाना है, तो मैं सीधा टी कोड एंटर नहीं कर सकती। तो उस केस में मुझे पहले क्या एंटर करना पड़ेगा, /n, यानी कि शिफ्टिंग के लिए /n, एंड देन मुझे जाना है मान लीजिए FB50 में डॉक्यूमेंट पोस्ट करने हैं। तो देखिए ये FB50 मैंने एंटर किया, अब देखिए पहुंच गई। और यहीं से अगर मैं सीधा टी कोड एंटर करूं 4 डिजिट का ME41, तो वो काम नहीं करेगा, देखिए। लेकिन इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए /n का मैंने जब यूज किया, ME51N, देखिए /n के यूज के बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफर हो पाई। तो आज हमने क्या देखा, हमने इंट्रो पे बात की, और साथ में जिनका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज।
तो आज हमने इन चीजों पे बात की, क्या हमने इंट्रोडक्शन पे बात की एमएम के, और साथ में हमने एसएपी का इंटरफेस कैसे हम चेंज कर सकते हैं, लेआउट हम कैसे चेंज कर सकते हैं उस पर बात की, और हमने टी कोड को कहाँ एंटर करना होता है, एंड यूजर स्क्रीन क्या होती है, कंसल्टेंट स्क्रीन क्या होती है, इस पे बात की। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कल एसएपी पे कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है फ्राइडे को, और ऐप पे भी अपलोड हो चुका है। बेसिकली मैं डेली अपलोड कर देती हूँ आफ्टर सेशन, तो आप देख सकते हैं। रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, और जो लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं वो अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात किया था, यानी कि एसएपी क्या होता है, एंड एसएपी एमएम मॉड्यूल के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया था। अब हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल जाने वाले हैं, यानी कि एसएपी एमएम मॉड्यूल, जिसमें हम सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, जो कि मैंने सिलेबस दिखाया था आपको लास्ट टाइम। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाएगा एफआई के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी हम एसएपी के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा आता है कॉन्फ़िगरेशन का, वो आता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। विदाउट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हम कोई भी वर्क फ्लो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कोई भी साइकिल हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें कम्प्लीटली एंटरप्राइज स्ट्रक्चर समझना होगा। देन उसके बाद हम S/4HANA में सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट करेंगे कम्प्लीटली डन। सो सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एक बिजनेस सिनेरियो बेस्ड है। जैसे कि मान लीजिए एमएम के लिए, यानी कि सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं नोएडा कंपनी के लिए, यानी कि मेरी जो कंपनी है वो सिचुएटेड है नोएडा के अंदर, और उसमें 2 फैक्ट्रीज हैं डिफरेंट। अब इसमें क्या है, सिंगल परचेजिंग डेवलपमेंट होता है, यानी कि दोनों फैक्ट्रीज एक ही कंपनी के अंडर आती है, और उसके अंदर डिफरेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट है जो मुझे मैनेज करने हैं, जिसमें मुझे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज करनी है दोनों फैक्ट्रीज के लिए एक सिंगल परचेजिंग डेवलपमेंट में। अब ये कंपनी के जो बायर हैं वो रिस्पॉन्सिबल है सभी परचेजिंग एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि हम जो मटेरियल परचेज करते हैं वो हम बाहर से करते हैं, तो हम कंपनी के क्या हो गए, बायर हो गए, यानी कि जो कंपनी परचेज कर रही है वो बायर कहलाती है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है सभी परचेजिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और हर फैक्ट्री के अंदर 2 डिफरेंट फैक्ट्री हमने स्टोरेज लोकेशन यानी कि वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं। एक है एयरपोर्ट के पास और दूसरा है कंपनी की लोकेशन के पास। यानी कि सबसे पहली चीज़, हमारे पास 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं नोएडा कंपनी में, और हम उन्हीं में परचेजिंग का सारा काम देखेंगे, यानी कि सारा जो मटेरियल है वो हम वहीं से एक्टिविटीज़ करेंगे परचेजिंग की। एंड हर फैक्ट्री के 2 डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन है या वेयर हाउसेज हैं, एक एयरपोर्ट के पास है और सेकंड वन इज नियर कंपनी लोकेशन। और ये जो अदर कंपनी है, स्पेशली इन दिल्ली कंपनी, अगर दूसरी कंपनी की मैं बात करूं, यानी कि एक कंपनी तो मैंने नोएडा कंपनी की बात करी थी, एंड दूसरी हमारी कंपनी है वो है दिल्ली के अंदर, और इसके अंदर एक फैक्ट्री है और एक और परचेज डिपार्टमेंट है। यानी कि हमारा एक कंप्लीट ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर 2 कंपनीज हैं, एक नोएडा के अंदर है और एक दिल्ली के अंदर है। नोएडा वाली कंपनी के अंदर हमारी 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं और वेयर हाउसेज हैं जिसमें मैनेज किया जाता है परचेज का काम। और दिल्ली वाली कंपनी में क्या है, एक ही फैक्ट्री है और एक ही परचेज डिपार्टमेंट है। नोएडा कंपनी ट्रांसफर इट स्टॉक टू दिल्ली कंपनी, यानी कि नोएडा वाली जो कंपनी है वो अपना स्टॉक का ट्रांसफर करती है दिल्ली कंपनी के लिए। तो हमें क्या करना है, जो हम कंप्लीट सिनेरियो मैनेज करेंगे वो हम किसके बेस पे करेंगे कि इंटर कंपनी परचेजेज एंड स्टॉक ट्रांसफर, यानी कि हम जो भी ट्रांसफर मटेरियल परचेज करेंगे वो हम दूसरी कंपनी में भी ट्रांसफर कर सके, यानी कि हम एक साथ 2 कंपनीज को साथ काम करते हुए चलेंगे। तो पहले हमें इंडिविजुअल एक कंपनी बनानी होगी एंड देन फिर उसके बाद हम उसके मल्टीपल सब्सिडरीज बनाएंगे। ठीक है, अब ये नोएडा कंपनी, दिल्ली कंपनी, ये सारी अलग अलग तो बनेगी, लेकिन क्या ये इंटरलिंक होगी? तो ये इंटरलिंक कहाँ होगी, वो काम कहाँ होगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये एक बिजनेस
बिजनेस सिनेरियो है जिसके बेस पे हम कंप्लीट एमएम मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि एंटरप्राइज मतलब मैं मैपिंग कर रही हूँ अब जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है हमारा, जो मैंने सिनेरियो बताया है। अब जैसे एक एंटरप्राइज है यानी कि कॉर्पोरेट ग्रुप, जो बिजनेस की मेन एंटिटी होती है वो क्या कहलाती है, मेन कंपनी। तो कंपनी क्या होती है, अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी बेसिकली होती है लीगल ग्रुप एंटिटी। जैसे हो गया आपका टाटा ग्रुप है ना, रिलायंस, इस तरह से बजाज, ये क्या होती है, लीगल ग्रुप एंटिटी, यानी कि इनके अंडर मल्टीपल सब्सिडरीज आती हैं जो काम करती हैं अलग अलग इंडिविजुअली, यानी कि अलग इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, अलग इनका P&L बनता है, एंड देन इनको कंसोलिडेट कर दिया जाता है किसके साथ, मेन कंपनी के साथ। तो कंपनी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लीगल ग्रुप एंटिटी। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, और टाटा ग्रुप की सब्सिडरीज कौन सी हो जाएगी, TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, है ना। तो इसकी सब्सिडरीज यानी कि इसकी जो सब ब्रांच है वो कौन सी हो जाएगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और भी जितनी भी इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे, इनके सब्सिडरीज। तो ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ये क्या कहलाएगा, कंपनी कोड, यानी कि इसकी सब्सिडरीज। तो SAP के अंदर दो टर्म्स पे कंपनी क्रिएट होती है। पहली, उसमें ग्रुप ऐड होता है। अगर मान लीजिए आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो मेन ग्रुप है उसको हम कहेंगे कंपनी। इसके अंदर आप कोई भी इंडिविजुअल रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप इसमें कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, यानी कि सबका इकट्ठा डेटा इसके अंदर मर्ज किया जाता है। एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जितने भी इसकी अदर ब्रांचेस होंगी वो सारी किस में आ जाएंगी, टाटा रिटेल हो जाए, कंसल्टेंसी हो जाए, है ना, वो सारी किसके अंदर आएंगी, कंपनी कोड के अंदर आएंगी। इनकी क्या होती है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर होंगी। इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर होंगी। तो सबसे पहले हमें SAP के अंदर क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं आप, कंपनी। और कंपनी के बाद उनकी सब्सिडरीज क्रिएट होती हैं जो कि कहलाती हैं आपकी कंपनी कोड। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के अलावा मैं एग्जांपल लूँ तो इसके अलावा आपका हो सकता है जैसे टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर अलग से फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्योंकि ये डिफरेंट सेगमेंट हो गया, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो डिफरेंट, ये IT सेक्टर में चला गया, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर चला गया। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टाटा स्टील हो गया। तो ये तीनों ही किसके अंडर कवर होती हैं, टाटा ग्रुप के अंडर कवर होती हैं। तो तीनों की इंडिविजुअल बैलेंस शीट प्रिपेयर होंगी और वो मर्ज कर दी जाएगी टाटा ग्रुप में, और फिर टोटल इनका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस होगा, यानी कि टोटल कंप्लीट बैलेंस शीट इसकी प्रिपेयर होगी जो कि कहलाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इस तरह से हमें डिफरेंट सेगमेंट पे अकाउंटिंग करनी होती है। चाहे अब इनकी जो MM डिपार्टमेंट होगा वो अलग होगा, टाटा मोटर का अलग होगा, टाटा स्टील का अलग होगा, तो हमें अलग अलग लेवल पे ही एंटरप्राइज स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होगा। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जो सबसे हाईएस्ट यूनिट है जो कि कहलाती है टॉप लेवल हायरार्की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का सबसे टॉप लेवल जो है वो क्रिएट करना होगा, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये हमें क्रिएट करनी होगी। एंड देन उसके बाद हम करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि कहलाती है कंपनी कोड। तो सबसे पहले हम मेन ग्रुप यानी कि हेड
क्रिएट करेंगे टाटा ग्रुप, जिसको कहते हैं कंपनी, एंड इस कंपनी की सभी ब्रांचेस को हम कंपनी कोड कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसी की होती है। अब जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि मैम अगर मान लीजिए मैं मेरी एक ही ब्रांच है और एक ही हेड ऑफिस है, यानी कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं है, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? एसएपी ने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो किया हुआ है मल्टीनेशनल कंपनीज के हिसाब से, यानी कि आपकी ग्रुप वाइज अकाउंटिंग के हिसाब से। और आपका जो एंटरप्राइज प्रपार होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी बेस्ड होता है, वो ग्रुप के बेस पे होता है। तो अगर आप सिर्फ एक ही कंपनी का कर रहे हो तो भी आपको क्या करना होता है, तो ये ऑप्शनल है, आप उस केस में कंपनी नहीं क्रिएट करोगे, क्योंकि कंपनी में आपको कोई भी काम नहीं करना होता। जो इंटरलिंक होता है कंप्लीट डेटा, वो किसके बेस पे होता है? कंपनी कोड पे। तो अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप पहले कंपनी बनाएंगे, देन कंपनी कोड बनाएंगे। और अगर आपकी सिंगल ब्रांच है तो उस केस में नो नीड टू क्रिएट कंपनी। उस केस में सिंपली आप कंपनी कोड बनाएंगे और उस कंपनी कोड से आप अपना काम शुरू कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपका जैसे टेलीमाइंस है, टेलीमाइंस की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे सिंगल आप कोई स्टोर खोल रहे हैं, या फिर सिंगल आपका कोई जैसे माइक्रो हाइड्रोटेक है, तो उनका क्या है, मल्टीपल लोकेशन पे बिजनेस नहीं है, उनका सिंगल लेवल पे है। तो वो क्या करते हैं, उनका माइक्रो हाइड्रोटेक के नाम से क्या बनेगा? सिंपल कंपनी कोड बनेगा। उनका नहीं बनेगा पहले कंपनी एंड देन कंपनी कोड। हाँ, अगर वो चाहते हैं तो ऑप्शनल है, वो चाहते हैं कि मैं कंपनी भी बनाऊं एंड देन कंपनी कोड बनाऊं, तो वो बना सकते हैं। बट ये तभी यूज में आएगा जब आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज होंगी, तभी आप कंपनी क्रिएट करेंगे। अदरवाइज आप क्या क्रिएट कर सकते हो? सिंगल कंपनी कोड। अब कंपनी जो है वो क्रिएट कहाँ होगी? वो क्रिएट होगी OX15 में, टी कोड जो हम SAP में यूज करेंगे। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट ग्रुप होता है वो डील करता है SAP से, यानी कि वो क्लाइंट होता है, वो परचेज करता है SAP एंड देन फिर डिफरेंट कंपनी कोड में उसे अप्लाई कराता है SAP कंसल्टेंट से। तो ये कंपनी एंड देन उसकी सब्सिडरीज क्या कहलाती है? कंपनी कोड कहलाती है। देन उसके बाद आते हैं कंपनी के प्लांट। अब इनके कंपनी के प्लांट कहाँ कहाँ हैं? चाहे दिल्ली में हो, नोएडा में हो, है ना, मल्टीपल लोकेशन में इनके प्लांट हैं जहाँ पे मटेरियल बनते हैं या स्टोर होते हैं। देन उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल होती है परचेज ऑर्डर जनरेट करने के लिए, परचेज रिक्विजिशन जनरेट करने के लिए, यानी कि उन्हें सामान परचेज करना होता है। एंड देन डिफरेंट बायर आते हैं। वो बायर्स को किसके ग्रुप में रखा जाता है? परचेजिंग ग्रुप में रखा जाता है। एंड देन जब परचेज हो जाती है तो स्टोरेज की जाती है मटेरियल की, जो कि स्टोरेज लोकेशन के अंडर कवर किए जाते हैं। तो यहाँ से ये सारा काम शुरू होता है। प्लांट के अंदर एसोसिएटेड रहती हैं आपकी फैक्ट्रीज एंड स्टोरेज लोकेशन, ये इंटरलिंक होते हैं आपस में। एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी प्लांट के साथ असाइन होती है, परचेज ग्रुप भी। एंड देन ये सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके साथ असाइन किए जाते हैं? कंपनी कोड के साथ। और अगर बहुत सारी ब्रांचेज हैं तो फिर इस कंपनी कोड को असाइन किया जाएगा कंपनी के साथ, ताकि सारा का सारा काम ऑपरेट होता रहे कंपनी कॉर्पोरेट ग्रुप के थ्रू, और उनको सभी रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम अवेलेबल रहे और उनको पता रहे कि हमारे किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो आज हमारा जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में है ये सेगमेंट हम कवर करेंगे। जितना हो सकता है उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइंट क्रिएट करेंगे। अब देखिए जो SAP होता है। हेलो। हाँ, मैं एक चीज जानना था यहाँ पे मुझे, जो आपने जो बोले कंपनी इज इक्वल टू क्लाइंट है क्या? जी, कंपनी को ही क्लाइंट बोला जाता है क्या ना? जी, क्या क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे अभी मेंशन की है, कंपनी एंड सब्सिडरी को कंपनी कोड बोला जाता है। नहीं, मैंने बोला है सबसे पहले कॉर्पोरेट ग्रुप होगा, वो कंपनी कहलाएगा। ओके। एंड देन उसके बाद आते हैं आपके कंपनी कोड, जो कि कंपनी कोड एंड सब्सिडरीज ये कहलाएंगे। ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी कोड है क्या? ये कंपनी नहीं है ना? हाँ, ये कंपनी नहीं है, बाय मिस्टेक कंपनी लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है? कंपनी कोड। ओके, ठीक है। थैंक यू।
ओके या फिर आप इन्हें ब्रांचेस भी कह सकते हो अगर आप कहना चाहते हो, तो सिनोनिम्स बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, कंपनी कोड होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी को कॉन्फ़िगर करना है एसएपी के अंदर। तो अब चलते हैं आगे। कंपनी कोड, कंपनी मैंने बता दिया एक हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होती है जो बेसिकली क्लाइंट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं अपनी कंपनी में एसएपी इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, मान लीजिए मेरा पहले बिजनेस डिसेंट्रलाइज था, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मैंने अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी। अब मैं चाहती हूँ रोल आउट करना एसएपी को। रोल आउट मतलब एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती हूँ अपनी कंपनी के अंदर। तो मैं क्या करूँगी, 3 स्टेज पे आपका एसएपी इम्प्लीमेंट होता है। देखिए पहली स्टेज होती है कि आप सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स में एसएपी लेके आना चाहते हो, जैसे आप पेरोल के लिए यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप मान लीजिए एचआर के लिए और फाइनेंस के लिए ही यूज़ करना चाहते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, बाकी एमएम वगैरह नहीं लाना चाहते, आईटी में नहीं लाना चाहते। तो इस केस में आप क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में एसएपी लाना चाहते हो, तो एक वो प्रोसेस होता है। एक होता है कि आप कंप्लीटली नया पूरा में सेटअप करना चाहते हो, तो बिल्कुल न्यू इम्प्लीमेंटेशन होता है, प्रोजेक्ट होता है। एंड देन उसके बाद आता है रोल आउट, यानी कि आप चाहते हो कि मेरी एक ब्रांच में हो गया है, अब उसे एज इट इज़ मुझे दूसरी ब्रांच में कॉपी पेस्ट कराना है उसी मेथड को। यानी कि वही ब्रांचेस बनेंगी, वही कॉस्ट सेंटर बनेंगे, वही चार्ट ऑफ अकाउंट बनेंगे, वही लेजर्स बनेंगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मुझे लेके जाना है। तो उसी प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में कंप्लीटली कवर करना। तो हम अगर मान लीजिए मैं टाटा ग्रुप ने सोचा कि टाटा ग्रुप की जो एक ब्रांच है उसमें आ गया है, तो अब रोल आउट किया जाएगा दूसरी ब्रांच में, यानी टाटा मोटर्स भी यही करेगा। तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो टाटा ग्रुप यानी कि मेन कंपनी जो है वो टाटा ग्रुप उसके लिए करेगा असाइन। जो टाटा ग्रुप का कंप्लीटली ओनर है वो उस चीज़ को कॉन्फ़िगर करेगा, ना कि जिस डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड हैं उनके पास ये पावर नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैंने कोई मेरे पास मुझे इंडिविजुअल कंपनी कोड के लिए लेना है, तो पहले मेरी कंप्लीटली प्रोसेस होगा कि क्या मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब क्या सभी बिजनेस में लेकर आना है या सिर्फ सिंगल बिजनेस में लेकर आना है। तो ये सारा कंप्लीटली एक प्रोसेस प्रिपेयर होगा, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। तो मेन कंपनी को क्लाइंट कहा जाता है, क्योंकि अगर से आप इम्प्लीमेंट होगा तो ये कहा जाएगा, एसएपी इम्प्लीमेंट होगा तो ये कहा जाएगा कि टाटा ग्रुप ने एसएपी को अडॉप्ट कर लिया है, ना कि ये कहा जाएगा टाटा मोटर्स ने कर लिया, टाटा टीसीएस ने कर लिया। ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, टाटा ग्रुप। तो क्लाइंट क्या कहलाएगा, टाटा ग्रुप। यानी कि टाटा ग्रुप की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब में क्या किया गया है, एसएपी इंप्लीमेंट किया गया है। तो क्लाइंट बेसिकली एसएपी रहेगा और उसके डिफरेंट यूजर्स रहेंगे जो कि कहलाएंगे आपकी कंपनी कोड, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट और लीगल अकाउंटिंग एंटिटी प्रिपेयर की जाएंगी। इट इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस। एग्जाम्पल, ए कंपनी विद इंडिपेंडेंट अकाउंट विद इन ए कॉर्पोरेट ग्रुप, यानी कि एक कॉर्पोरेट ग्रुप की एक कंपनी। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कंपनी कोड कंपनी नहीं होता, लेकिन ये रजिस्टर्ड तो कंपनी होती है गवर्नमेंट के अंडर, बट ये इसका एक पार्ट है, यानी कि कॉर्पोरेट ग्रुप का एक पार्ट है, इसलिए इसे कंपनी कोड कहा जाता है। अब इस कंपनी कोड की इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बनती है कंपनी लेवल पे ही, यानी कि माना इसे कंपनी ही जाता है, लेकिन ये कॉर्पोरेट ग्रुप की ब्रांच होती है, इसलिए एसएपी में इसको कंपनी कोड कहा जाता है। ए सेपरेट कंपनी कोड इज यूजुअली बाय लॉ कैन बी क्रिएटेड पर कंट्री, यानी कि हर कंट्री के अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेसेस एंड टैक्सेशन के रूल फॉलो किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई यूएस में कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, कोई इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो सबके अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, प्रिंसिपल होंगे। जैसे अपने इंडिया का जो प्रिंसिपल है वो है IFRS प्रिंसिपल, है ना, उसके बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। तो सबके अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन लॉ अलग अलग होते हैं। जैसे अपने इंडिया में GST लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, बाहर नॉर्मल सेल टैक्स होता है किसी पे, है ना, कहीं वैट लगता है। तो डिफरेंट सेगमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। तो सभी कंपनीज अपने अपने लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगी एसएपी के अंदर। एसएपी इसीलिए बनाया गया है कि पर्टिकुलर हर कंपनी के लिए आप कस्टमाइज कर सको। अब जैसे बेसिकली आप टेली देख लो, आप बिजी देख लो, आप
अब तो जोहो आ गया है जो कि स्टार्टअप्स के लिए अच्छा है ना। तो अगर मान लीजिए आप इंडिया बेस्ड सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो टैली है, तो इसमें क्या है, प्रॉपरली बनाया गया है इंडिया के लिए। अगर आप बाहर इसे यूज़ करना चाहोगे तो ज़्यादा आप इसमें अच्छा सिनेरियो क्रिएट नहीं कर पाओगे, अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेसिकली ये कम्प्लीटली जीएसटी बेस्ड है ना। तो इसमें आप इंडिया लेवल पे अच्छे से कर सकते हो, बाकी इसमें इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हाई लेवल पे। यानी कि अगर आप इसे कस्टमाइज लेवल पे करना चाहते हैं, अपने खुद के कोड वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। टू क्रिएट ए कंपनी कोड, कॉपी एन एग्जिस्टिंग कंपनी कोड टेम्पलेट। एसएपी ने एक टेम्पलेट भी दिया हुआ है हर कंट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप चाहें तो आप खुद का कंपनी कोड तो बना लें, लेकिन उसके अंदर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने हो, आप चाहते हो फाइनेंशियल ईयर कॉपी हो जाए, तो उनके लिए लेबल्स दिए हुए हैं, टेम्पलेट दिए हुए हैं। यू जस्ट हैव टू कॉपी, आपको बस कॉपी करना है और अपने कंपनी कोड के साथ असाइन कर देना है। तो बहुत सारी चीज़ें एसएपी ने आपको बनी बनाई दी हुई हैं। बेसिकली कंसल्टेंट कॉपी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेगमेंट्स पे उन्हें क्रिएट भी करना पड़ता है, क्योंकि एसएपी स्टैंडर्ड टेम्पलेट देता है, बट बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हम अलग अलग लेवल पे बिजनेस करते हैं, ज़रूरी नहीं है एसएपी ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली ग्लोबल पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड्स, ऐसी जैसे ये सारी चीज़ें हम जो है वो कॉपी करते हैं। देन उसके बाद ये जो टेबल है वो देखी जाती है टी कोड SE16N। ये जो कोड है, ये देखने का राइट सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट का होता है, यानी कि अगर कोई पर्सन एंड यूज़र है तो उसको अगर रोल दिया जाए तो ही वो देख सकता है। अगर उसे रोल ये अलाउ नहीं किया जाए कि आप ऐसे, क्योंकि इसमें सारी टेबल जो भी क्रिएशन होती है एसएपी के अंदर, जो भी लिस्ट बनती है वो सारी यहाँ पे जाके स्टोर होती है इस टी कोड के अंदर टेबल्स के रूप में। तो वो सारी टेबल्स आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास ये कोड एक्सेस करने का राइट है तो ही, और अदरवाइज आप एंड यूज़र अगर काम कर रहे हैं तो आपको अगर पावर दिया गया है तो ही आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कंपनी कोड क्रिएशन का। जो कोड होता है वो क्या है, OX02, एंड देन उसके बाद हम पाथ के थ्रू अगर जाएं तो हमारे पास पाथ भी दिया हुआ है। तो अब चलिए एसएपी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड देन उसके बाद कंपनी एंड कंपनी क्रिएशन करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस यही है, कंपनी क्या है, मेन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, और कंपनी कोड क्या है, उनकी सभी ब्रांचेस। अगर एक कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो मल्टीपल कंपनी कोड बनेंगे एंड देन कंपनी के साथ असाइन होंगे। और अगर एक कंपनी की एक ही ब्रांच है और एक ही मेन यूनिट है, यानी कि एक सिंगल यूनिट है एक कंपनी, तो उसकी सिर्फ कंपनी कोड ही बनाए तो भी चल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप कंपनी और कंपनी कोड दोनों सेम नाम से बना सकते हो, वो सेम नेम से बनेंगे। और अगर आप सेम नेम से, अगर आपको पता है कि भाई मुझे अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंडिविजुअल रिपोर्टिंग तो कंपनी कोड में भी हो ही जाएगी, मेरी सिंगल ही ब्रांच है, मुझे क्या ज़रूरत है कंपनी बनाने की, तो आप नहीं। अगर आपके पास ये है कि फ्यूचर में हम इसकी और भी ब्रांचेज ओपन करेंगे, तो उस केस में आप पहले कंपनी बनाएंगे, देन उसकी एक ब्रांच बनाएंगे, एंड देन दोनों को आपस में असाइन करेंगे। ऐसे ही फिर दूसरी ब्रांच ओपन करेंगे तो दूसरी ब्रांच में भी आप बनाएंगे, एंड देन उसे अपने मेन कंपनी के साथ इंटरलिंक करेंगे। ये बेसिकली हायरार्की बेस्ड रहता है, आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो उस केस में आप सिंपल कंपनी कोड बना के भी अपना काम कर सकते हो। अगर आपका सिर्फ एक ही ब्रांच है तो उस केस में ये काम करेगा। तो चलिए एसएपी में चलते हैं और इसे थोड़ा सा डिटेल्ड प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, ये एसएपी की स्क्रीन है। जब मैं एसएपी को ओपन करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। एक सेकेंड, यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपके पास एसएपी लोगोन का पेज आएगा।
SAP लोगोन पे आपको डबल क्लिक करना है। इस आइकन के ऊपर आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जितने सर्वर है, आपके पास एक ही सर्वर होगा तो उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। अगर आपके पास सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, अभी आपने सर्वर परचेज किया है, तो आपको जस्ट सिंपली आपके मेल पे जो लिंक आता है उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड एनीवे करके डाउनलोड कर लेना होता है। देन आपके पास एक फाइल ओपन हो जाती है, इंस्टॉलेशन गाइड ओपन हो जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट करके आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये प्रोसेस ऐप पे है डाउनलोड करने का, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको डबल क्लिक मिलता है। डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन ऐड करने का। आपके पास मेल पे डिस्क्रिप्शन भी होता है कि मुझे जो सर्वर है वो ऐड करना है। तो ये देखिए, ये सिस्टम आईडी होती है। जो ECC सर्वर होता है, जैसे आप ECC पुराना वाला जो मॉड्यूल होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट है जिनकी कंपनीज में ECC अडॉप्ट किया हुआ होता है, तो उनके लिए EH7 होता है, और जो हाना होता है उसके लिए A4H होता है। तो अगर आप हाना पे करना चाहते हैं तो आप A4H सिस्टम आईडी यूज़ करेंगे, और इधर आपके पास एक सर्वर इन्फॉर्मेशन होगी, वो सर्वर आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड देन ये इंस्टेंस नंबर होते हैं, यानी कि मल्टीपल सर्वर यहाँ पे क्रिएट, एक ही सर्वर से, ये ग्रुप सर्वर है, इस ग्रुप सर्वर पे मल्टीपल सर्वर आपके क्रिएट हो सकते हैं। ये बहुत हाई कॉस्ट में होता है, जिसके अंदर आप बहुत मिनिमम कॉस्ट पे इंस्टेंस नंबर जनरेट करते हो, और इंस्टेंस नंबर से आप यूज़र जनरेट करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर SAP लैक्स में है तो ये यूज़र को मिनिमम कॉस्ट में क्यों मिल जाता है, तो मिनिमम कॉस्ट में नहीं मिलता है। अब जैसे आपको 600 में, 700 में, 800 में, कुछ हाना को 1300 पर मंथ देते हैं, तो वो क्या होता है, वो कॉन्फ़िगर किया, जैसे हमने टाई अप किया होता है SAP के साथ, वो SAP क्या करता है कि डिफरेंट यूज़र के लिए हमें फ्रीडम दे देता है कि हम मल्टीपल यूज़र वहाँ से जनरेट कर सकें, जिससे जो स्टूडेंट होते हैं, प्रैक्टिस सर्वर होता है ये, जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो विदाउट एनी हैसल प्रैक्टिस कर सकें। तो उसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट हमें उसमें बहुत बल्क में परचेज करना होता है, दैट्स वो पेड होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें तो SAP में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, जैसे टेली में एजुकेशनल मोड दे दिया जाता है, क्रैक वर्जन, SAP को ना क्रैक किया जा सकता है और ना ही उसका कोई एजुकेशनल वर्जन है। ये आप पहले होता था 2000 के आसपास डेमो वर्जन हो सकता था, अभी वो बंद कर दिया है। अब क्या होता है, सीधा आप डायरेक्टली टिकट रेज करके परचेज करेंगे। तो अगर आप SAP की वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से भी वो प्राइसिंग आपको सारा बता देते हैं, आपको जस्ट अकाउंट क्रिएट करना होता है और आप परचेज कर लेते हो। तो वहाँ पे आपको यूज़र बेस नहीं होता, आपको कम्प्लीटली सर्वर परचेज करना होगा, अपने रोल वगैरह असाइन करने होंगे, मुझे किन किन रोल्स पे काम करना है। आपको GL अकाउंटेंट के रूप में काम करना है, आपको कैश मैनेजर के रूप में काम करना है, आपको स्पेशलिस्ट के रूप में काम करना है, तो आपको वो रोल बताना होगा और वो आपको कन्फिगर करके देंगे एंड यूज़र बेस पे। और अगर आपको फ्री एंड चाहिए, जिसमें पूरा जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, जिसमें आपको कम्प्लीटली रहता है, तो उसके लिए बहुत हाई कॉस्ट पे करनी होती है। यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाता है कि आप एक पर्टिकुलर यूज़र एक्सेस ले सकते हो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अब देन उसके बाद हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है। अगर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे और कनेक्शन ऐड करोगे। कनेक्शन ऐड करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन आएगी और आपको एक ग्रुप सर्वर का जो कोड है ये आपको एप्लीकेशन सर्वर में एंटर कर देना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन, कई बार क्या होता है कि हमने एक ऐड कर दिया, देन उसके बाद हमने दूसरा इंस्टेंस और ले रखा है कि मान लीजिए इसमें एरर आता है, जैसे मेरे पास अब देखिए कितने सारे इंस्टेंस हैं, लेकिन सबके नाम देखिए अलग अलग हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अगर सेम नाम एक बार हमने कनेक्शन डाल दिया एंड देन फिर दोबारा हम ट्राई करने लग जाते हैं, और अगर हमने सेम एज इट इज़ नेम ऐड कर दिया S4 हाना, तो देखिए इस तरह से आएगा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी यूज्ड, स्पेसिफाइड डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंट नाम देना है, ये आप कुछ भी दे सकते हो, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वही नाम ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो अच्छा लगे वो नाम आप दे सकते हो, जैसे आपने लिख दिया अमोल S4 हाना, जो उनका नाम है उसके अकॉर्डिंग।
देन उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर में आप ये जो ग्रुप सर्वर है ये ऐड करेंगे, इंस्टेंस नंबर में आप ये आईडी ऐड करेंगे, एंड देन सिस्टम आईडी A4H, एंड देन उसके बाद आप इस पेज को क्लिक करना, ये जो बॉक्स है इसको क्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बॉक्स आप क्लिक नहीं करते हो तो आपको बार बार फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये इस पेज पे स्टोर हो जाएगा, एंड देन फिर आपको नेक्स्ट करना है, एंड देन फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही ये आपके इस तरह से सेटअप हो जाएगा। आपको इस पे डबल क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। आप चाहते हो कि ये स्क्रीन जो है मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, ऐसी मेरे पास डिफरेंट स्क्रीन मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए विंडो का बटन मिलेगा, कुछ स्टूडेंट को मोर का बटन मिलेगा, MORE, कुछ के पास यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल रहा है, ये लेआउट है, और कुछ को यहाँ पे सेटिंग्स का बटन मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग थीम पे अलग अलग बटन यहाँ मिलता है, लेकिन आपको जस्ट यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाना है और यहाँ पे जब लिखा हो कस्टमाइज लोकल लेआउट, या फिर आप Alt + F12 दबा दें सीधा, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शंस का, इस पे क्लिक करना है। इधर विजुअल डिज़ाइन थीम सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इधर आपको अपना थीम चेंज करना है। जो थीम पे आप काम करना चाहते हो, जैसे कई बार होता है मैम आपकी रिकॉर्डिंग में दूसरी थीम है और मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर दूसरी थीम आ रही है, तो यहाँ से जाके आपको जो थीम अच्छा लगे वो आप चेक कर सकते हो। आपको SAP की पुरानी वाली स्क्रीन चाहिए, नई वाली स्क्रीन चाहिए, बेलिस थीम चाहिए, जिस तरह की थीम चाहिए वो थीम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंड सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, देखिए जैसे मैंने ब्लू क्रिस्टल थीम ले लिया एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद कोई चेंज नहीं आया, अब आपको क्या करना है /EX एग्जिट एंड देन अगेन। देखिए इंटरफेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, लेआउट का ऑप्शन अलग था, यहाँ पे देखिए सेटिंग्स का बटन अलग आ गया है। तो यहाँ से आप अपना जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं, जो थीम आपको सूटेबल लगे आप ट्राई कर करके देख सकते हैं। जो आपको इंटरफेस चाहिए, SAP कस्टमाइज इंटरफेस देता है, आपके अकॉर्डिंग आप जिन ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके फ़ोन में होता है डिस्प्ले आइकन वगैरह चेंज करने, थीम सेटिंग्स, ऐसे ही SAP में होता है। अब इधर पे हमारे पास ये फ्रंट स्क्रीन आ जाती है, ये मेन्यू बार होता है, इसे हम ट्रांजैक्शन कोड बार भी कहते हैं। इसके अंदर SAP में जाके काम होता है। यहाँ फ्रंट पे आपको फेवरेट्स और SAP मेन्यू मिलता है, जो इम्प्लीमेंटेशन पर्सन आपके लिए इम्प्लीमेंट करके देता है। अब ये वाली चीज़ें जो होती है फेवरेट में, आपको चाहिए कि मुझे कोई चीज़ फेवरेट में ऐड करनी है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप ऐड टू फेवरेट पे क्लिक कर सकते हो। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने ऐड की हुई है। आपको जो जो ऑप्शन चाहिए वो यहीं पे ऐड टू फेवरेट, बट आपको लास्ट कोड पे जाना होगा। आप सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा फेवरेट में ऐड नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको इसको एंटर करना होगा, एंड देन यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए वो आप ऐड टू फेवरेट में करोगे। जो जो ऑप्शन हमें यूज़ में लेने हैं वो हम यूज़ में करेंगे। बेसिकली आप यूज़र हैं तो आपके लिए दिया हुआ है यूज़र मेन्यू। अब यूज़र मेन्यू के अंदर आप किन किन कोड पे काम कर सकते हो वो कोड आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इस तरह से यूज़र मेन्यू जो जो काम आपको दिए जाएंगे उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। बेसिकली आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं, जैसे आप नए यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप SAP में कोई सेटिंग ना छेड़ दें जो ABAP की होती हैं। फंक्शनल आपको सारी एक्सेस मिलेंगी FICO की, लेकिन उसके अलावा जो टेक्निकल चीज़ हैं जो ABAP की होती हैं उसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। तो यूज़र मेन्यू आपको बेसिकली कुछ इस तरह से मिलता है, और यहाँ पे कुछ शो होते हैं, किसी के में नहीं शो हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको रोल नहीं मिलता है, ये मैंने आगे ऐड किए हुए हैं एडमिन के रूप में। आपको भी फ्यूचर में मैं आपको जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी रोल मेन्यू दिखाऊंगी कि कैसे हम असाइन करते हैं। इनको सिखा तो दूंगी लेकिन आपके पास एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो ABAP टेक्निकल टीम करती है वो सारा काम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये स्क्रीन होती है फेवरेट्स की और यूज़र मेन्यू की। यहाँ पे आपको कोड एंटर करने होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे कंपनी क्रिएट करना है, तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन है इजी एक्सेस स्क्रीन। इस स्क्रीन में आपको फाइंड के बटन ये आपको सब जगह मिलेंगे। ठीक है, ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे नेक्स्ट पेज पे जाना है, प्रीवियस पेज पे जाना है, लास्ट पेज पे जाना है, एक नई विंडो ओपन करनी है, यानी कि इसी विंडो के साथ ही स्टार्ट की दूसरी विंडो ओपन करनी है। ये देखिए
सेम यही दूसरी विंडो शुरू हो गई, क्रॉस कर दिया, बैक टू प्रीवियस विंडो। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू कि आप इस स्क्रीन से रिलेटेड आपके कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, यूज़र मेन्यू, एसएपी मेन्यू, जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं वही यहाँ मिलेंगे। कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आपको एडिट एग्जीक्यूट करना है, शॉर्टकट बनाने हैं डेस्कटॉप पे तो यहाँ से बना सकते हो, फेवरेट में ऐड करना है, चेंज करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बताते चलेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं जो टेक्निकल रोल के लिए होते हैं, अब ऐप के लिए होते हैं, और इसमें आप टी कोड की लिस्ट भी चेक कर सकते हो। एसएपी के अंदर ही आप, जैसे आपके पास मल्टीपल टी कोड्स आपने याद नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एसएपी में ही जाके देख लूँ कि कंपनी क्रिएशन के लिए टी कोड क्या होता है, तो वो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैं जाऊँगी ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब मैं जाऊँगी तो आपको ये सारे ऑप्शंस मैं बताऊँगी। अभी ये काम नहीं करेगा, अंदर जाने के बाद काम करेगा। देन उसके बाद सिस्टम में यूज़र प्रोफाइल ऐड करनी है आपको, सर्विसेज, ये सारे अब ऐप के ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है। आपको एसएपी से कोई हेल्प चाहिए तो आप एसएपी हेल्प पोर्टल, क्योंकि ये एसएपी हर मॉड्यूल के लिए है, तो आपको सिर्फ एमएम के ऑप्शंस यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको एफआई, एसडी, पीपी सब के ऑप्शंस मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिलेटेड काम क्या है। तो जो सिलेबस मैंने आपको कल बताया था वो आपसे रिलेटेड काम है। आज की क्लास के बाद मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगी सिलेबस के। तो अभी हमें एसएपी के अंदर जाना है, तो इस स्क्रीन से हम क्या करेंगे, एसएपी के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले दो टी कोड होते हैं, एक होता है SPRO अंदर जाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आप जस्ट इसके नेक्स्ट वाले पेज पे जाओगे इधर पे। ठीक है, आप चाहते हो एक और जंप लगाना, तो आप क्या करोगे, अब देखो मुझे बाहर आना है तो /n, अब मैं यहाँ पे SIMG टाइप करती हूँ, SIMG, देखिए सीधा मेन्यू वाली स्क्रीन पे आ गई हूँ, यहाँ जहाँ SAP के ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपको कंसल्टेंट स्क्रीन पे जाना है डायरेक्टली, तो ये कंसल्टेंट स्क्रीन है। जो बाहर वाली स्क्रीन थी वो एंड यूजर स्क्रीन होती है, यानी कि मैंने, देखो मान लीजिए मैं किसी पर्सन को पर्टिकुलर असाइन कर दूं कि आप सिर्फ ये 2-3 टी कोड पे ही काम कर सकते हो, तो वो क्या करेंगे, बस उनके पास यहाँ पे पेज होंगे और वो इन्हीं ऑप्शंस पे सारे काम कर सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि आपके पास सारी फ्रीडम है, आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो या फिर आप सपोर्ट कंसल्टेंट हो, आप एरर वगैरह भी देख सकते हो, तो उस केस में उनके पास फ्रीडम होगी कि वो बाहर से अंदर जा सकते हैं। तो उनको टाइप करना होगा SIMG और ये वाली स्क्रीन उनके लिए आ जाएगी। और अगर मान लीजिए उन्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना है किसी को, तो SPRO, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड होते हैं, जो भी वर्क लिस्ट प्रिपेयर होती हैं, कोई पर्सन जो अब ऐप वाला प्रोग्रामिंग वाले पर्सन है कि इम्प्लीमेंटेशन पर्सन कि मुझे क्या क्या प्रोजेक्ट बनाने हैं, मैनेज वर्क लिस्ट, मुझे क्या क्या, अभी ये ऑप्शंस आपके लिए एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करना ही शुरू नहीं किया है, अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत से जा रहे हैं। तो अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड करना होगा तो यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आएगा, जो हम आगे चल के करेंगे। अभी फिलहाल मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको स्क्रीन से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली ये स्क्रीन जो होती है, यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स के नाम आ जाते हैं, जो जो प्रोजेक्ट्स पे मुझे काम करना है। अब मुझे अंदर जाना है तो यहाँ पे SAP रेफरेंस IMG स्क्रीन पे क्लिक करूंगी, तो देखिए वही पेज आ गया। तो मैंने क्या किया, /n बाहर जाने के लिए यूज किया, SPRO इस स्क्रीन के नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे गई, देन फिर इसके फिर नेक्स्ट पे जाना है, बिल्कुल अंदर जहाँ पे कंसल्टेंट स्क्रीन होती है उस पे क्लिक किया, आ गई। और अगर डायरेक्ट मुझे आना होता तो मैं क्या करती, SIMG टाइप करती और बिल्कुल इजी एक्सेस स्क्रीन से डायरेक्ट शिफ्ट हो जाती किस पे, IMG स्क्रीन से। ये वाली IMG स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे मुझे अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे क्या करना है, कंपनी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे पाथ, या तो मैं टी कोड एंटर करूंगी। अब मैं मिड में आ चुकी हूँ, मैं बिल्कुल बाहर नहीं हूँ। बाहर कहाँ होती मैं, /n यहाँ इजी एक्सेस स्क्रीन, मतलब बिल्कुल फ्रंट पे। इधर पे मैं कंपनी क्रिएशन का कोड एंटर करती, तो कंपनी क्रिएशन का कोड क्या होता है, कंपनी क्रिएशन के कोड के लिए मैंने आपको बताया था OX15। ठीक है, अगर आपको कंपनी का कोड क्रिएट करना है तो क्या प्रेस करना होगा आपको, OX15। और अगर आपको
कोड याद नहीं है तो आप जाना चाहते हो पाथ के थ्रू, तो आपको जाना है SPRO सबसे पहले, देन सेप रेफरेंस IMG, देन उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये गाइड है, डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि यहाँ पे आपको पता रहेगा कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या काम करना है, ये आप रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन है, इस पे क्लिक करोगे, देन डेफिनेशन एंड देन फाइनेंशियल, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं, हम SAP को बता रहे हैं कि मेरी कंपनी कौन सी है, तो उसके लिए मुझे डिफाइन कंपनी कोड पे जाना होगा। तो यहाँ पे डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब सबसे पहले मेरी एक ग्रुप है, मैंने आपको बिजनेस सिनेरियो बताया था कि मेरी मल्टीपल ब्रांचेज है, एक दिल्ली के अंदर, एक नोएडा के अंदर। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस पे काम करना है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले हेड बनाना होगा, देन फिर सब्सिडरीज बनानी होंगी। तो हेड बनाने के लिए मुझे डिफाइन कंपनी। अब मैंने आपको बोला कि आपको पाथ याद नहीं, मान लीजिए आपको टी कोड याद नहीं है, तो आप पाथ के थ्रू आ गए। अगर आपको पाथ भी याद ना हो तो आपको क्या करना है, तो पहले आप यहाँ पे पाथ पे आओगे, आप चाहते हो कि इसका टी कोड मुझे पता करना है, मैं भूल गया था, पाथ मुझे याद था। पाथ तो हम हाथ पर मार के निकाल ही लेते हैं, लेकिन टी कोड हम भूल जाते हैं, तो या तो हमें लिस्ट ही प्रिपेयर करनी होती है। तो अगर मेरे पास लिस्ट नहीं है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ एडिशनल इन्फो, जैसा कि मैंने कहा था अंदर जाके ये काम होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है, अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है, एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले की के बटन पे जाके IMG एक्टिविटी के बटन पे कहाँ जाना है, पर्टिकुलर उस लोकेशन पे आना है जहाँ से क्रिएशन होगी, देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की, एंड देन IMG एक्टिविटी। ये देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए लास्ट की जो 4 डिजिट हैं वो कोड्स होते हैं, ये वो कोड होते हैं जो शॉर्टकट्स होते हैं, मुझे उसी प्लेस पे ले जाएंगे जो मैं पाथ के थ्रू जाके क्रिएट करूंगी। तो अब मैं देखिए डिफाइन कंपनी करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट के 4 डिजिट OX15, यानी कि अगर आप OX15 दबाते तो आप इसी पेज पे आ जाते। कौन से पेज पे, इस पेज पे। कैसे, देखिए मैंने नई विंडो ओपन करी, यहाँ पे स्टार का जो बटन है नई विंडो का है, और यहाँ पे OX15 डाला, बिल्कुल बाहर हूँ, इजी एक्सेस स्क्रीन पे हूँ, तो डायरेक्ट कोड प्रेस करूंगी OX15। वही पेज है लेकिन ये डिस्प्ले व्यू है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसी पेज पे एक दूसरी विंडो पे हूँ, तो इसलिए कह रहा है कि एडमिन 01 ने डेटा लॉक किया हुआ है, यानी कि आप इस पेज पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस एक विंडो सेम स्क्रीन पे आप एक साथ काम नहीं कर सकते। अगर मैं दूसरी स्क्रीन पे होती तो ये डिस्प्ले स्क्रीन नहीं होती, तो अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रीन आ गई है वो कौन सी आ गई है, कंपनी क्रिएशन की। मैं इसे बंद कर देती हूँ, देखिए ये वाली स्क्रीन। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ये जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स मतलब कंपनी क्रिएशन, इसमें मुझे देखिए बहुत सारी लिस्ट दिख रही हैं, जो कंपनी बनती जाती है वो यहाँ पे लिस्ट में ऐड होती जाती है। इधर साइड में कंपनी के कोड्स होते हैं, यानी कि ये हमें खुद से जनरेट करने होते हैं। SAP कोड पे काम करता है, क्योंकि SAP के मतलब मान लीजिए आपने डिफरेंट कंपनी के नाम बनाए हुए हैं, सेम नेम है आपके। अब वो सेम नेम पे आप एक साथ सबको असाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसलिए आप हर नाम को हर चीज़ के साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें हर चीज़ असाइनमेंट पे चलता है। आपको फाइनेंशियल ईयर अपनी कंपनी के साथ जोड़ना पड़ेगा, आपको टॉलरेंस ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, आपको पोस्टिंग पीरियड जोड़ना पड़ेगा। तो आपको सबके लिए अपने अलग अलग कंपनी पे अलग अलग चीज़ें ऐड करनी होगी, क्योंकि कस्टमाइज है, हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जनरेट करेंगी। तो SAP ने ना हर कंपनी के लिए बोला हुआ है कि आप एक डिफरेंट कोड बनाएंगे, उसी कोड को आप यूज़ करते हुए चलेंगे असाइनमेंट्स के लिए। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आना लग जाएगा कि कोड क्यों बनाए थे। तो अब यहाँ पे देखिए न्यू एंट्री पे मैं गई, कंपनी क्रिएशन के लिए मुझे न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास कंपनी कोड का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि कंपनी, यहाँ पे जो कंपनी दी हुई है मतलब मुझे कोड डालना है। यहाँ पे मैं अप टू 6 डिजिट तक का कोड डाल सकती हूँ, यानी कि जैसे मुझे बनाना है टाटा ग्रुप तो मैंने डाला T01। इसके अलावा मैं 15 भी डाल सकती हूँ। तो 6 डिजिट से आगे ये काम नहीं कर रहा है, तो यानी कि अप टू 6 डिजिट तक आप इस पे कोड एंटर कर सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे किया T01। अगर ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ होगा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है मुझे, मैंने डाला टाटा ग्रुप, एंड
नेम ऑफ कंपनी टू, अगर कंपनी का दूसरा नाम है जैसे टाटा ग्रुप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, टाटा ग्रुप कॉर्पोरेट, तो इस तरह से आप इसका दूसरा नाम भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट टाटा ग्रुप कहाँ पे है, तो मैंने डाल दिया, मान लीजिए मुंबई के अंदर है, अंधेरी, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ रैंडम, आपको पर्टिकुलर एड्रेस डालना होता है। देन उसके बाद पीओ बॉक्स कहाँ का है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन उसके बाद आप आओगे पोस्टल कोड। आपको यहाँ पे एंटर नहीं एंटर करना है। देखिए कई बार हम क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, एंटर दबा देंगे ना, तो ये डिटेल सारी लॉक हो जाएंगी, तो आपको टैब का यूज करना है अप एंड डाउन के लिए। अब यहाँ पे मैं कोई भी टी कोड पोस्टल कोड जो है वो एंटर कर रही हूँ, यानी कि पोस्टल एरिया, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन सिटी, देन उसके बाद कंट्री, यहाँ पे कंट्री मस्ट होता है, आपको एंटर करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको कंट्री डालना है IN इंडिया। अगर आपको नहीं पता कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ पे क्या एंटर करना है, तो यहाँ पे सर्च बार दिया होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे IN इंडिया सर्च करना है। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरी कंट्री इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करूँगी, और अगर मेरी कंट्री अदर देन इंडिया है तो मैं वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ। आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे फाइंड के बटन पे जाके सर्च कर सकते हो। तो अब कई बार क्या होता है कि एंट्री फाउंड, यहाँ पे आ गई है एंट्री, तो आपको ढूंढना है कि कहाँ है। कई बार क्या होता है हाईलाइट हो जाती है, कई बार हाईलाइट नहीं होती है। मेरी हाईलाइट हो गई है इंडिया, आपको यहाँ पे IN एंटर कर देना है। देन उसके बाद है लैंग्वेज की। लैंग्वेज की क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो भी 2 डिजिट के कोड में एंटर है। आप पूरा नाम नहीं लिख सकते हो। इंग्लिश, जैसे मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी जो भी हो आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से सर्च कर सकते हो। ओके, जो लैंग्वेज में आप एंट्री करना चाहते हो, आप टर्किश करना चाहते हो, आप रशियन करना चाहते हो, जो भी लैंग्वेज में आप डेटा एंटर करना चाहते हो, आपकी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो आप एंटर करोगे। बेसिकली हमें पता होता है, नहीं पता तो हमारे पास यहाँ पे सर्च बटन है और हम यहाँ से सर्च करके कोई भी जो लिस्ट में जो हमारे अकॉर्डिंग जो करेंसी है हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देना है, वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जस्ट सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, या फिर आप Ctrl S भी प्रेस कर सकते हो सेव के लिए। Ctrl S। जैसे ही आप सेव करते हो आपके पास कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट जनरेट होगी। ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, जो SAP के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, तो ये टेबल आती है कि आपका जो ये डेटा है ये किस टेबल में जाके सेव होना चाहिए। तो SAP कंपनी क्रिएशन के लिए SAP ने ये टेबल बनाई हुई है। जब आप इस रिक्वेस्ट को ग्रीन टिक कर देते हो तो आपकी कंपनी इस टेबल में जाके स्टोर हो जाएगी, यानी कि क्लाउड पे जाके सेव हो जाएगा। तो ये डेटा जो है ये मेंटेन हो जाएगा इस टेबल के अंदर। तो अब इसके लिए ऑटो रिक्वेस्ट जनरेट होती है। कई बार ये ब्लैंक होता है और कई बार ये ऑलरेडी आता है। अगर आपका बेसिकली 90% केसेस में रिक्वेस्ट अपने आप जनरेट होकर आ जाती है। कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको खुद की जनरेट करनी है कि मैं तो यहाँ पे देखो जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कंट्रोलिंग एरिया फॉर मैट1, मैं चाहती हूँ ये मैट1 कंपनी का डिस्क्रिप्शन ना आए, मेरा खुद का डिस्क्रिप्शन आए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगी। देखिए नीचे क्रिएट, इधर पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी सेव कंपनी, लिख दिया मैंने। एंड देन मुझे यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए रिक्वेस्ट बदल गई और डिस्क्रिप्शन बदल गया। अब ये मेरी खुद की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। आगे हम ये भी देखेंगे ये सारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाके जनरेट होती हैं। अब हम फिलहाल के लिए इसको क्या कर देंगे, सेव। डेटा हमारा सेव हो चुका है। जब तक यहाँ पे डेटा वॉज सेव्ड का ऑप्शन नहीं आ जाता है आप एंटर करके सेव करेंगे। अब यहाँ पे ये जो बटन है ये बैक के लिए आप डायरेक्ट F3 भी प्रेस कर सकते हो, बैक हो जाओगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ से
ग्रीन बटन पे क्लिक कर सकते हो। डायरेक्ट F3 नहीं करना चाहते हो, आपको कोई एंट्री कैंसिल करनी है, आप चाहते हो कि ये डेटा जो एक गलत हो गया है तो आपको कैंसिल करनी है, तो आप प्रेस करोगे F12। आप बैक जाना चाहते हो F3, आपको कैंसिल करना है आप F12 प्रेस करोगे। अदरवाइज यहाँ पे कर्सर है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, रेड वाले को भी और आप यहाँ पे बैक पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो कंपनी है वो बन गई है, देखिए यहाँ पे आ रहा है TZ01 टाटा ग्रुप। अब देखिए कुछ लोगों ने क्या किया, नेम ऑफ कंपनी 2 में भी सेम नाम एंटर कर रखा है। तो अगर आप चाहते हो नेम ऑफ कंपनी 2 में टाटा ग्रुप का पूरा नाम रखना चाहते हो या फिर इसके डिफरेंट, जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड नाम दूसरा है, ट्रेडमार्क दूसरा है, ट्रेड नेम दूसरा है, तो ट्रेड नेम भी आप एंटर कर सकते हो अपना। तो इस तरह से आपका डिफरेंट नेम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अभी मैंने ये कंपनी क्रिएट कर ली, मैं देखना चाहती हूँ इसकी डिटेल, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी। देखिए कुछ भी एडिट वगैरह करना चाहती हूँ तो एडिट करूँगी, एडिट करके एंड देन फिर से सेव कर दूँगी। अगर मुझे बैक जाना है तो आप कर सकते हो F3 प्रेस, यहाँ पे बैक हो जाओगे। मुझे इस कंपनी को डिलीट करना है तो देखिए फ्रंट में अभी स्टार्टिंग में तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर हमने डेटा एंटर कर लिया, कंपनी कोड को असाइन कर लिया, तो पहले वो डेटा डिलीट होगा, देन उसके बाद कंपनी, क्योंकि कंपनी इंटरलिंक हो चुकी है। तो जब तक जो लास्ट एंट्रीज डिलीट नहीं होंगी, लास्ट प्रोजेक्ट्स डिलीट नहीं होंगे, तब तक आपका मेन हेड डिलीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर अभी आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन होता है, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, डेटा नंबर ऑफ डिलीटेड एंट्री, एंड देन सेव ज़रूर करना है। अगर सेव नहीं करते हो तो प्रीवियस ये फिर से आ जाती है, बैक आ जाती है, यानी कि डिलीट नहीं होती। तो यहाँ पे आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे और डेटा वॉज सेव्ड। अब आप सर्च करो अपनी कंपनी T01, पोजीशन में जाके आप सर्च करते हो, आपको ढूंढनी है, बहुत सारी लिस्ट है, आप चाहते हो मेरी कंपनी कौन सी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो T0G01। देखिए डिलीट हो गई, अभी तक शो हो रही थी, अभी शो नहीं हो रही है। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, दोबारा से बनानी है अगेन T01, अब क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हम इसको डिलीट कर चुके हैं। स्ट्रीट में आप जो एड्रेस डालना चाहते हो वो आप डालोगे। अभी मैं जल्दी जल्दी डाल रही हूँ, आप प्रॉपर एड्रेस अपना मेंशन करेंगे। एंड देन सेव कर देंगे। ओ पोस्टल कोड पीओ बॉक्स में डालना था, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो गया। यहाँ पे पीओ बॉक्स में मुंबई, एंड देन सेव करेंगे। डेटा सेव हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, अब ये ग्रुप तो मैंने बना दिया, लेकिन अब इसमें अकाउंटिंग करनी है, परचेजिंग करनी है, HR मैनेज करना है, बहुत सारा काम करना है। तो ये तो मुझे पता नहीं ना, मुझे टाटा ग्रुप की कौन सी सब्सिडरी में काम करना है, तो सब्सिडरी कहाँ क्रिएट होगी। अगर मुझे शिफ्ट करना है कंपनी कोड में, यानी कि अब मुझे सेकेंड स्टेप क्या करना है, कंपनी कोड क्रिएशन करना है। तो कंपनी कोड क्रिएशन के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, /N। देखिए यहीं से डायरेक्ट शिफ्ट करने के लिए मैं प्रेस करूँगी OX02 एंड एंटर प्रेस करूंगी, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा OX02, और इधर पे कंपनी कोड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर वहीं मैं पाथ के थ्रू बात करूं तो आपको सिंपली एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाना है। यहाँ पे देखो मुझे बाहर जाना है, पहले /N, पाथ के थ्रू जाते हैं तो SPRO एंटर करते हैं, SAP रेफरेंस IMG पे आते हैं। इधर आने के बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाना है, एंड देन डेफिनेशन पे जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाना है, और यहाँ पे एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड के ऑप्शन आ जाते हैं। इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और आपके पास ऑप्शन है कॉपी डिलीट। अब ये क्रिएट क्यों नहीं लिखा हुआ, कॉपी क्यों लिखा हुआ, तो जैसा कि मैंने बताया कि SAP में टेम्पलेट होते हैं बने बनाए, आप चाहते हो तो जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग कंपनी कोड बना हुआ मिल जाएगा, आपको जस्ट एडिट अपनी कंपनी का नाम डाल देना है बस। तो अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉपी का बटन आता है, उससे कॉपी कर सकते हो, और अगर आप खुद का बनाना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा, देखिए कॉपी जब आप करोगे ना तो
किस कंपनी कोड से किस में, जैसे मेरी बहुत सारी ब्रांचेज है, मैं चाहती हूँ कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना उसी के सारे कॉन्फ़िगरेशन मेरी कंपनी में आ जाएं। तो मैंने यहाँ पे कंपनी कोड पहले बनाया हुआ होगा, कंपनी नहीं कंपनी कोड, उसको मुझे यहाँ पे डालना है और जिस कंपनी में मैं इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ जस्ट उसको एंटर कर दूंगी। तो जितने भी फिस्कल ईयर वेरिएंट यानी कि फाइनेंशियल ईयर, पोस्टिंग पीरियड, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर्स, वो सब कॉपी होकर मेरी कंपनी में आ जाएंगे। और अगर मैं चाहती हूँ खुद का बनना, क्योंकि हम तो अभी सीख रहे हैं, कॉपी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम खुद का क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ हम बैक आएंगे ग्रीन बटन से और यहाँ पे एडिट कंपनी कोड डेटा पे क्लिक करेंगे। एडिट कंपनी कोड पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे न्यू एंट्री का बटन आएगा और इस न्यू एंट्री के बटन पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कंपनी कोड पे क्लिक करना है। इधर पे मुझे 4 डिजिट तक का कोड मैं दे सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का कोड दिया। कोई भी कोड दे सकते हो। अब जैसे मेरा टाटा ग्रुप है तो मैंने यहाँ पे लिखा TA08, क्योंकि ऑलरेडी TA01 पहले से किसी ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप सेपरेट सिंगल यूजर रहोगे तो उस केस में आप कोई भी कोड दे सकते हो। यहाँ पे कंपनी नेम में मैंने लिखा टाटा फाइनेंस। देन यहाँ पे सिटी, यानी मैं एक सब्सिडरीज है टाटा फाइनेंस उसको मेंटेन कर रही हूँ, और अगर फाइनेंस को मेंटेन नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ टाटा मोटर्स को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाटा मोटर्स। देन सिटी, सिटी कहाँ पे है, टाटा मोटर्स की जो कंपनी है वो कहाँ पे है, मान लीजिए दिल्ली वाली कंपनी में मेंटेन कर रही हूँ, यहाँ पे दिल्ली। कंट्री इंडिया, करेंसी INR, एंड देन लैंग्वेज, टाइम हो गया वैसे, लैंग्वेज इंग्लिश, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे एंड देन सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सेम रहेगा और एड्रेस के लिए स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने नॉर्मल डिटेल एंटर की है। डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए यहाँ पे एक और एड्रेस का ऑप्शन आएगा कि जो ये आपने नाम लिखा है ये किसके अंडर रजिस्टर्ड है, कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है। नेम में मैंने डाला टाटा, अगेन वेरिफिकेशन होगा इसका, टाटा मोटर्स। यहाँ पे आपके पास सर्च टर्म का ऑप्शन आ रहा है, सर्च टर्म में मैंने डाल दिया। मान लीजिए मैं सर्च करूँ, सर्च टर्म में अगर मैं 1 डालूँ, फ्यूचर में मुझे कंपनी ढूंढनी हो और मैं 1 डालूँ तो भी मेरा टाटा मोटर्स शो हो जाए, 2 डालूँ तो भी टाटा मोटर्स शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक सर्च टर्म डाल रही हूँ। सर्च टर्म का काम ही यही होता है कि आपको नाम ना डालना पड़े, आप कुछ भी उसके अलावा कोई इंडिकेटर एंटर कर दो। तो ये मैंने इंडिकेटर डाल दिए, आप कुछ भी डाल सकते हो, XY AB, तो आप जो भी डालोगे टाइप करोगे उससे आपकी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रीट में मैंने एड्रेस डालना है, जैसे मैंने डाल दिया MG रोड, नियर MG रोड। देन पोस्टल कोड, आप जो भी आपका पोस्टल कोड हो वो आप एंटर कर दीजिएगा। अभी मैं ऐसे ही एंटर कर रही हूँ और यहाँ पे दिल्ली। देन कंट्री इंडिया। रीजन क्या है, हमारा एरिया कहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 07 मतलब हरियाणा के लिए है, 030 आपको दिल्ली के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए 30 एंटर करेंगे, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन अगेन PO बॉक्स दिल्ली का है, दिल्ली। पोस्टल कोड, PO बॉक्स का एड्रेस अब हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। कंपनी पोस्टल कोड आपको नहीं डालना है, PO बॉक्स में या तो आप पोस्टल कोड ही डालोगे या कंपनी, दोनों में से एक डालना होता है। देन लैंग्वेज इंग्लिश, मोबाइल नंबर वगैरह आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे एंड देन ग्रीन बटन पे क्लिक कर देंगे। जो जो चीज़ें आपको ईमेल वगैरह डालनी है वो आप डालेंगे एंड देन ग्रीन बटन पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट फिर से जनरेट होगी, क्रिएट पे क्लिक करना है और इस बार लिखना है सेव कंपनी कोड एंड देन इसे कर देना है सेव। डेटा सेव हो जाएगा, बैक जाएंगे F3 से या फिर डायरेक्ट यहाँ देखिए TA08। अगर आपकी लिस्ट लंबी है, आप नहीं देख पा रहे हो, तो यहाँ पोजीशन पे जाओगे और कंपनी कोड जो आपने बनाया है, ये चीज़ें आपको कंपनी और कंपनी कोड आपको याद रखना है। ऐसा नहीं आप भूल गए तो अब आप कहाँ से, क्योंकि ये हमने खुद से दिया है, तो SAP को तो नहीं पता ना हमने क्या दिया है, तो बहुत सारे यूजर्स देते हैं। तो आप जो भी कंपनी कोड बनाए उनको लिखते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको कंपनी कोड आपने बना लिया एंड देन ग्रीन बटन क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट, जो मैंने अभी बताया था उसी तरह से। और इसे देखना है तो आप इसे ओपन करेंगे, एडिट वगैरह करके अगेन सेव कर देंगे।
तो अभी हमारा कंपनी और कंपनी कोड क्रिएट हो चुका है। इसको असाइन हम कल करना सीखेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है हमारा, 8 बज गए हैं। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। हाँ मैम, मुझे एक चीज पूछना था। जी पूछिए। हाँ मैम, जैसे कि आप जैसे कंपनी और कंपनी कोड में जो भी डेटा डाल रहे हैं वो तो रेंडमली डाल रहे हैं, तो रियल टाइम में हम लोग जब करेंगे वो डेटा क्या हम लोग को मिलेगा क्या प्रॉपरली? देखिए, जब क्लाइंट मीटिंग होती है तो क्लाइंट प्रेफरेंस देगा कि आपको ये कोड एंटर करने हैं पर्टिकुलर। ओके, मतलब क्लाइंट प्रॉपरली देगा। तो अभी हम लोग हमारे तरफ से बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग रैंडम डाल रहे हैं, राइट? जी जी जी, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस बेस कर रहे हैं ना, मॉक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। ओके, उसके लिए स्टैंडर्ड मिलेगा। ओके, ठीक है जी। ओके ओके, गुड नाइट। और ये रिकॉर्डिंग ऐप पे अपलोड हो जाएगी, इसको देख के आपको पक्का प्रैक्टिस करनी है और कल आपको मुझे व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट कि आपने कौन कौन से कंपनी कोड क्रिएट किए हैं। ओके, कब तक अपलोड हो जाएगा मैम? अभी शाम को हो जाएगा मैडम। हाँ जी मैम, ये एक्सेस कैसे पाएंगे SAP सर्वर का? ये इसके लिए आपको टीम में जहाँ से आपने कोर्स परचेज किया है उन्हीं से आपसे बात करनी होगी। प्रैक्टिस सर्वर आपको प्रोवाइड करेंगे, ये पेड रहेगा। ओके मैडम। आप हाँ मैडम। हाँ जी प्रणय। मैडम, आपको व्हाट्सएप पे डाला था ना मैडम, वो MMP आप डाले ना, MMP का। जी मैडम, उधर सर्च टैब में मेरा कंपनी कोड नहीं बता रहा मैडम, कंपनी कोड नॉट फाउंड बोल के बता रहा। तो आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा प्रणय। मैंने कंपनी कोड क्रिएट करा, सब कुछ क्रिएट कर लिया। आपको मैसेज डाला था ना मैम व्हाट्सएप में, मीगो पोस्ट करना नहीं हो रहा, वो बता रहा वैल्यूएशन ही रहा तो है। फिर आपको प्रणय वेट करना होगा क्योंकि अभी क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उस पे आप सीख पाओगे। क्योंकि देखो, अगर मैं डायरेक्ट अभी मीगो बताने बैठूंगी तो बाकी किसी को समझ नहीं आएगा लाइव क्लास में, और वहां पे मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है MMPV में। बाकी अगर आपका सेम सर्वर है, आप हमारी प्रैक्टिस, तो मैं सर्वर जाके चेक करके आपकी दे दूंगी। अगर आप शेयर करना चाहते हो अपनी सर्वर डिटेल तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है मैडम, ग्रुप में करना मैडम। हाँ, अगर पर्सनल सर्वर है तो आप पर्सनली मैसेज करके शेयर करेंगे। ठीक है, ओके 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 ओके, गुड नाइट, इट्स ऑलरेडी लेट, बाय बाय। ओके।